This meeting is being recorded. Siedrecht lo prende. Siedrecht. Prende. सबको नमस्ते। आवाज मिल रही है? जी सर। जी नमस्ते सर, आवाज मिल रही है? नमस्ते नमस्ते। आवाज ठीक आई, मुझे लगा कम आ रहा है क्या। जी। चलिए बढ़िया है। पहले तो जी बधाई आप लोग सबको जी सर। कि क्या कहा जाए, बहुत सारे रिजल्ट आए। हमें लगता है जितने लोग तैयारी कर रहे थे ऑलमोस्ट सबका नाम तो पता नहीं है जोन वाइज, बट जितने इन्फॉर्मेशन मिले 100 प्लस हो रहे हैं, मतलब 100 के आसपास तो थे ही जो मिलजुल की तैयारी कर रहे थे। तो अच्छा है। लेकिन इसमें जो सीनियर हैं, यानी कि जो सीनियरिटी जिनकी अच्छी है, ऊपर हैं, उनका चांस है। बाकी जो सीनियर नहीं है, उन लोगों को ये अनुभव बहुत बढ़िया हो जाएगा कि अगले एग्जाम में कैसा आगे बढ़ेंगे वो लोग। चलिए, तो आज एक्चुअली आप ही लोगों के डिमांड पे ये तो पहला सेशन है, शुरू कर रहे हैं, देखते हैं उन लोगों का कैसा परफॉर्मेंस रहता है। बाद में आप बताएंगे, आप ही लोग बताएंगे क्या इसका अनुभव रहा। इसके पहले हमने इंटरव्यू का सेशन तो नहीं चलाया था, 4-5 बैच तैयारी की ही चलाई थी। तो 2-3 चीजें पहले बताऊंगा कि एक तो हम लोग जब बात करेंगे तो जिनसे बात करेंगे वो कैमरा ऑन कर लेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। अगर कुछ अनईजी फीलिंग ना हो तो, अगर लगे कि नाम कैमरा ऑन ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, वॉइस में भी आ सकते हैं। एक्चुअली यहाँ कोई पर्सनल इंटरव्यू ऐसी है नहीं, जानना है सीखना है, बट जिनको ये अनईजी हो, क्योंकि कुछ मैडम लोग भी हैं, तो आप बिना कैमरा के भी वॉइस में भी आ सकते हैं। जो डिस्कस होनी है हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा ये है कि मैंने ग्रुप में भी लिखा था कि ये वीडियो तो मैं एक्चुअली क्लास के जैसे इसको भी रिकॉर्ड करता हूँ, तो हो सके कल चैनल पर डालूं भी या कैप्सूल में डालूं, तो किन्हीं को कोई इशू नहीं आनी चाहिए। अगर होगा तो बता दीजिएगा, आपका नहीं डालूंगा। जिनको कोई इशू होगा कि सर हमारी वॉइस या वीडियोस नहीं डालिएगा, तो मैं नहीं डालूंगा। मुझे पहले लेकिन बता दीजिएगा, पर्सनल मैसेज करके या इंफॉर्मेशन करके, ठीक है। ये 2 चीजें कहना था हमारी तरफ से। जिनको जो इशू है वो अपने से बता दीजिएगा। तीसरा है कि इंटरव्यू डेट तो जारी नहीं हुई है, किसी जोन का डेट जारी हुआ कब इंटरव्यू होना है? शायद नहीं नहीं सर, हुआ अभी है। ईसीआर का तो नहीं हुआ है हाँ, जारी। नहीं अभी किसी का नहीं हुआ है। एक्चुअली मेडिकल होगी आप लोगों का, मेडिकल रिपोर्ट जाएगा, उसके बाद जो है इंटरव्यू की डेट जारी की जाएगी। तो इस बीच में हम लोगों को बहुत समय मिल जाएगा। 4 तो हमने लिखा है कि 4 करें, और आज मुझे लगता है मैंने जितना नाम लिखा था उतने ही लोग ऑनलाइन आए हैं। जरूरी नहीं है, दूसरे से भी जब सवाल पूछेंगे तो आपके अनुभव बढ़ेंगे, आप भी जुड़ सकते हैं, बाकी लोग भी जुड़ सकते हैं। बाकी जिनसे जब आप सवाल करेंगे उनके साथ सवाल जवाब होगी, तो वो दूसरे भी सुनेंगे, अनुभव उनका भी बढ़ेगा। इंटरव्यू की चीजें तो यही हैं, ठीक है। तो कोशिश करिएगा जिनको भी समय मिले, रात 10 से 12 के बीच में, जब तक ये सेशन चलेगा ग्रुप एक ही रहेगा, हर बैच का ग्रुप नहीं बदलेंगे। जो जुड़ सकते हैं जुड़िएगा। बाकी ये जो 4-5 नाम दिए, इनको कॉल करके हम सामने बुलाएंगे कि ठीक है आप आ जाइए, आप आ जाइए, ठीक है। तो शुरू करते हैं। पहले मैंने नाम लिखा था शांता नायर। जी आप हैं मैडम, है लगती है। जी सर। हाँ जी मैडम आप हैं। चलिए, आपसे तो बहुत बार मैसेज पे बात हुई है, फोन पे भी एक बार हुई है लगता है। बहुत बहुत बधाई जी हो सर। आपको। जी, आ, थैंक यू सर। अच्छा लगा, आप तो पहले ही बताई थी, लगता है सीनियरिटी में आप हैं। हाँ सर, मेरा सीनियरिटी में है सर। तो चलिए बधाई हो, आपका फाइनल रिजल्ट होगा, ये तो पक्का है। कैमरा बंद भी कर सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अकॉर्डिंग ओके। टू योर ठीक सर। चॉइस। हाँ कोई दिक्कत नहीं है, ओके सर। हम लोग बात कर लेंगे। तो 2-3 चीज ध्यान रखेंगे। पहले मैं बता दूं, इंटरव्यूज के पहले, अगर आप लोग इसके पहले इंटरव्यूज दिए होंगे तो आपको भी पता होगा, नहीं तो मैं बता दूं अपने अनुभव के आधार पे कि जो इंटरव्यू पैनल हमारा, वहाँ एक पैनल होता है एवरी इंटरव्यू में। उस इंटरव्यू पैनल में मिनिमम 3 ऑफिसर्स रहेंगे। वो तीनों ऑफिसर्स प्रिंसिपल रैंक के रहेंगे। यानी जैसे हम एसएनटी से हम आप हैं,
तो एसएनटी के पीसीएसटी रहेंगे। दूसरा, जो पर्सनल डिपार्टमेंट के इंफो ऑफिसर्स होंगे, पीसीपीओ नॉर्मली वही रहते हैं, प्रिंसिपल चीफ ऑपरेटिंग पर्सनल ऑफिसर पीसीपीओ, वो रहेंगे। 2 के अलावा तीसरा एक और ऑफिसर रहेगा आपके इंटरव्यू पैनल में। वो तीसरा हमारा जो एसएनटी से रिलेटेड डिपार्टमेंट है, नॉर्मली एक तो आपका इंजीनियरिंग है और दूसरा टीआरडी है, ठीक है, ट्रैक्शन डिपार्टमेंट। तो एक तो इंजीनियरिंग की पीसीडब्ल्यू रैंक के कोई हो सकते हैं, उनके यहाँ का सीटी हो सकता है, पीसीडब्ल्यू हो सकता है, उनमें 3-4 रहते हैं, यानी वो इंजीनियरिंग से रिलेटेड ऑफिसर्स होंगे। और दूसरा जो है इंजीनियरिंग से रिलेटेड पीसीडब्ल्यू, ठीक है। तो ये दोनों में कोई एक भी हो सकता है अकॉर्डिंग टू कन्वीनियंस। तो ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, इन दोनों में कोई एक आपको मिलेगा, ठीक है। तो आपसे सवाल करने वाले 3 डिपार्टमेंट हो गए, एक पीसीएसटी जो एसएनटी का सवाल करेंगे, दूसरा पीसीपीओ जो नॉर्मली सिंपली वे में एस्टेब्लिशमेंट का सवाल करते हैं, और तीसरा अगर इंजीनियरिंग से रहा, पीसी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का ऑफिसर नेक्स्ट रहा, तो वो आपसे सवाल इंजीनियरिंग से रिलेटेड करेंगे। इंजीनियरिंग कहने का मतलब ये नहीं कि फुल्ली इंजीनियरिंग, एसएनटी से रिलेटेड जो इंजीनियरिंग का पार्ट है उससे बाहर इन जनरली नहीं जाते हैं, ना जाएंगे। एसएनटी रिलेटेड इंजीनियरिंग जैसे पॉइंट एंड क्रॉसिंग, नॉर्मली इंजीनियरिंग से रिलेटेड हमारा पार्ट पॉइंट एंड क्रॉसिंग ही है, तो नॉर्मली मान के चलिए पॉइंट एंड क्रॉसिंग, ठीक है, इस पार्ट पे डिस्कस होती है या सवाल होती है या बात होती है। इसके अलावा जो नेक्स्ट पार्ट है, अगर इलेक्ट्रिकल से रहा तो टीआरडी के साथ, तो टीआरडी में हमारा जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है वो 25 केवी इन आरई एरिया, ठीक है। अभी नॉर्मली सारी ट्रेनें आरई एरिया में हो गई है, तो आरई एरिया में 25 केवी का रोल एंड सेफ्टी दोनों हम लोगों ने पढ़ा है। जितने हम लोगों के साथ आप मैक्सिमम जितने अभी हैं लाइन में, सबने तैयारी किया हमारे साथ। जो हमारा RS 017 कोर्स कोड था उसमें हमने बहुत डिस्कस किया भी है। तो टीआरडी से जुड़ा हुआ सवाल यही रहता है, ठीक है। तो बाकी चलिए मैडम के साथ शुरू करते हैं अपना फर्स्ट पार्ट आज। बाकी अकॉर्डिंग टू परफॉर्मेंस आप लोग फीडबैक भी देंगे, बताएंगे भी कि कैसा रहता है। तो मैडम शुरू करते हैं हम लोग, ओके, रेडी? किसी सेकंड वाले को सर ले लीजिए। अच्छा, आपको सेकंड में लें? हाँ, हमें सेकंड में ले लीजिए। अच्छा, आपको सेकंड में लेते हैं, तो ठीक है, हम शुरू करते हैं फिर रमेश जी से। रमेश जी, आप रेडी हैं? जी सर, रेडी हैं। चलिए हम दोनों शुरू करते हैं, ओके। जी। आप तो ECR से है ना? जी सर, मैं जी, उस ECR दिन भी हमारी आपकी बात हुई थी। जी जी। चलिए, तो नॉर्मली जो सवाल आप पहले भी इंटरव्यू दिए हैं, गए हैं या नहीं? जी नहीं सर, ये तो हमारा फर्स्ट टाइम है। फर्स्ट टाइम है। जी, तो जी। नॉर्मली सवाल जो शुरू करेंगे, नॉर्मली जो होता है आपके जो कंसर्न डिपार्टमेंट है एसएनटी, तो पीसीएसटी साहब ही शुरू करेंगे। जी, तो पीसीएसटी साहब शुरू करेंगे तो ऑब्वियसली है कि आपसे एसएनटी का ही सवाल पूछेगा। जी। तो पहले तो परिचय पूछा जाता है, भले ही मालूम हो या नहीं हो, लेकिन भाई अपने बारे में बताओ। तो वहां पे जब अपने बारे में आपको बताने के लिए कहा जाए, तो ये पक्का है कि ना तो बहुत लंबा चौड़ा बताना है और ना ही बहुत छोटा बताना है। जैसे मान लिया जाए, अभी एज्यूम करिए मैं पीसीएसटी बैठा हूँ, एज्यूम दैट, और आप हमारे सामने आके बैठे, तो चलिए भाई अपना परिचय बताइए। सिंपल, जिनका जो टोन होता है वहाँ पे कोई ऐसा प्रोफेशनल टोन में बात करने वाले नहीं होते हैं, मुझे आज तक नहीं मिला। जिनका जो टोन है उसी टोन में वो बात करते हैं। तो सिंपल वे में चलेगा कि ठीक है, रमेश कुमार, हाँ बताइए आपका परिचय। रमेश कुमार, SSC टेली बनौनी, ECR सोनपुर डिवीजन में मैं कार्यरत। चलिए बढ़िया है। और क्या इसको लंबा करना है सर? कितना नहीं, ही यहाँ लंबा भी नहीं करना है, छोटा भी नहीं करना है, लेकिन एक तो चीज परिचय सलाह, में तो सर हाँ, इतना ही एक दे चीज सकते हैं सलाह देंगे कि सर। जब भी कोई इस तरह के इंटरव्यू में आपसे पूछेंगे ना, एसएससी टेली बोलने की जरूरत नहीं है। अगर हिंदी में बात करें तो हिंदी, अगर अगला हिंदी मीडियम से है तो हिंदी भी अच्छी बोल सकते हैं, अंग्रेजी में भी बोल सकते हैं, तो पूरा बताइएगा। सीनियर सेक्शन इंजीनियर टेलीकॉम,
बरौनी। ठीक है, अगर आप इंचार्ज है तो वो भी मेंशन करना है इंचार्ज, अगर सेक्शनल है तो वो भी मेंशन कर दीजिएगा कि सेक्शनल पे है। ये पूरी एसएससी टेली हम लोग की भाषा में आ जाती है, वही चर्चा में चलता है, बट वहां पे जब बताने की बारी आएगी तो सिंपल कहिएगा सीनियर सेक्शन इंजीनियर बरौनी, अगर इंचार्ज है तो इंचार्ज और सेक्शनल है तो सेक्शनल। जैसे ही आप इंचार्ज बताएंगे ना तो उनका सवाल पूछने का तरीका एज ए इंचार्ज जैसा हो जाता है। जैसे ही आप सेक्शनल बताएंगे उनका एटीट्यूड आपके सेक्शनल जैसा सवाल पूछने का तरीका हो जाता है। अच्छा, क्यों? इसका कारण मैं इंचार्ज में ही हूँ सर। मैं बताया आपको, क्योंकि आपने इसको चर्चा नहीं किया तो हमारा जो अनुभव है ये मैंने बताया। तो मैं सर इसीलिए बोला कि मैं इंचार्ज हूँ, इसमें क्या वो पूछेंगे उस टाइप। हाँ, वो मैं इस पे आ रहा हूँ सामने। एक्चुअली हम तो सवाल दूसरे तीसरे इंटरव्यू से करेंगे, फर्स्ट बार में यही है कि क्या कैसे हमें तैयार होना है। तो जैसे इंचार्ज आप बता देंगे ना तो इंचार्ज का काम सेक्शनल के अलावा बढ़ जाता है। क्या क्या बढ़ जाता है? एक तो आपके ऊपर लोड आ जाती है वर्क एग्जीक्यूशन का, जितने सारे टेंडर कॉन्ट्रैक्ट का वर्क है जो भी आता है ये जिम्मेदारी इंचार्ज की है, उसको एग्जीक्यूट कराना है। यानी IRCWMS का जो फंडा है, मेजरमेंट है, वर्क एग्जीक्यूट कराना है, आपके पास जो शेड्यूल्स है ऑफ वर्क है वो पढ़ना है, कैसे क्या वर्क होना है, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क कैसे होना है, इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। सेक्शनल को नहीं भी होगा तो चलेगा, क्योंकि सेक्शनल की ये जिम्मेदारी नहीं है, तो ये इंचार्ज की जिम्मेदारी हो जाती है। तो यहाँ पे आपसे अगर वो पूछने वाले इच्छा, क्योंकि क्या पूछेंगे ये आप एज्यूम नहीं कर सकते, आपको हर चीज के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए। तो बीइंग ए इंचार्ज आपका कॉन्ट्रैक्ट पार्ट भी सही होना है, ये सवाल आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, और जैसे ही सेक्शनल कह देंगे तो मेंटेनेंस पार्ट आपका मजबूत होना चाहिए अगर मेंटेनेंस में है तो, और कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में है तो जो कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में साइट पे खड़ा होकर एग्जीक्यूशन करवाना है वो पार्ट मजबूत होना चाहिए। तो कॉन्ट्रेक्चुअल पार्ट से ये आ जाता है। तो बीइंग ए इंचार्ज या सेक्शनल में आप इस चीज को ध्यान रखेंगे। ठीक है, क्योंकि आपके इंट्रो से ही सवाल शुरू होगा, और दूसरा जिस स्टेशन पे आप पोस्टेड हैं वो वहां के सारे ऑफिसर्स को मालूम है कि उस एरिया का प्रॉब्लम्स क्या है, या पॉजिटिव क्या है, या निगेटिव क्या है, तो उसके सवाल वो जरूर करते हैं। क्योंकि मैं जब गया था तो हमारे साथ हमारा जो यार्ड था वो बहुत बड़ा था, उस बड़े यार्ड में बहुत सारी समस्याएं थी। तो जब इलेक्ट्रिकल वाले ऑफिसर्स आए थे, इस बार नहीं, इसके पहली बार वाले में, तो उन्होंने उसी यार्ड से रिलेटेड बहुत सारे सवाल पूछे। तो क्योंकि उसी यार्ड का जो मतलब उसी डिवीजन का वो DRM भी रह चुके थे बहुत समय पहले, तो वहां पे बहुत सारी इशू थी जिनको उन्होंने सॉल्व किया था। तो कहने का मतलब है कि आपके जो ऑफिसर्स हैं, पर्सनल डिपार्टमेंट का बहुत सवाल नहीं रहता है, बहुत मिनिमम सवाल रहता है, सवाल यही दो लोगों की रहती है। तो ये ध्यान रखिएगा कि इंचार्ज के पार्ट का सवाल और सेक्शनल के पार्ट का सवाल, ठीक है, वो हम भी करेंगे, आप लोगों से हम भी पूछेंगे। पहला चीज हो गई। ठीक है, दूसरा, आप जैसे कि टेलीकॉम बता दिए, और वो सिग्नल यानी कि अभी आप बनेंगे तो AST बनेंगे, यानी सिग्नल के पार्ट में आ जाएंगे। नॉर्मली ADST के वर्क में सिग्नल का वर्क अधिक आ जाता है, इन जनरली टेलीकॉम का वर्क बहुत अधिक आता नहीं है। तो उनकी उम्मीद ये रहती है कि ये लड़का जो आया है टेलीकॉम की तरफ से, इनको सिग्नलिंग का कितना ज्ञान है। टेलीकॉम का तो पूछेगा ही थोड़ी बहुत, या फिर हो सकता है टेलीकॉम से भी अधिक पूछ दे, बट इन जनरली सिग्नलिंग से सवाल अधिक पूछा जाएगा। तो सिग्नलिंग के जो टेलीकॉम, क्योंकि आपको कुछ तो आता है, कुछ आप जान लेंगे, कुछ पढ़ लेंगे, टेलीकॉम किस तरह से हैंडल करेंगे इस पे ज्यादा सवाल रहता है। तो कुछ भी पूछा जा सकता है, यार्ड रिलेटेड चीज, किसी और चीज के बारे में। जैसे इन जनरली अभी मैं एक सवाल की बात करूं तो एक लाइन सिंपल सवाल करेगा कि ये जैसे आप ECR से हैं तो ECR का एक सवाल पक्का रहेगा, अभी आप ध्यान रखेंगे। रिसेंटली ECR में एक ट्रॉली एक्सीडेंट हुई थी, तो एक्सेल काउंटर और ट्रॉली के बीच का क्या रिलेशन है? आपका ट्रॉली मूवमेंट और ट्रैक डिटेक्शन सिस्टम में एक्सेल काउंटर, इन दोनों के बीच का क्या रिलेशन है? कौन कौन से ट्रॉलीज को एक्सेल काउंटर डिटेक्ट करेगा, किसको किसको नहीं करेगा? ये सवाल आपको पूछा जा सकता है। तो मे बी जैसे मैंने आपसे सवाल अभी करते हैं कि हमारा एक्सेल काउंटर
या एमएसडेक, एसएसडेक ट्रॉली को डिटेक्ट करेगा या नहीं करेगा, वो किस टाइप की ट्रॉली हो? इसके सवाल के जवाब में आप किस प्रकार से बताएंगे? सर ट्रॉली तो डिटेक्ट करेगा। अभी इसमें एक मैनुअल और ये अब जो आप जैसे यहाँ पे रुकेंगे तो हो सकता है अगला जी। सवाल आ जाए कि पहले ये बताइए कि ट्रॉली कितने प्रकार की होती है? एक तो मोटर ट्रॉली होती है, एक मैनुअल होती है। तो मैनुअल ट्रॉली नहीं, उसे पुश ट्रॉली बोलते हैं। हाँ, पुश ट्रॉली। पुश ट्रॉली एक्चुअली हम लोग की बातचीत की भाषा में बहुत सारे नोमेनक्लेचर हम चेंज कर देते हैं, लेकिन इंटरव्यूज के टाइम में आपकी नोमेनक्लेचर एज पर मैनुअल होना चाहिए, ये भी ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं कि जो हम इधर बात की भाषा में करते हैं वहां भी कर दें, तो वो थोड़ा सा निगेटिव इम्पैक्ट देगा। तो ट्रॉली दो टाइप की होती है, एक पुश ट्रॉली, दूसरा मोटर ट्रॉली। अब डिटेक्ट किसको करेगा, पुश ट्रॉली को करेगा या मोटर ट्रॉली को करेगा? नहीं ये पता। तो चलिए करना मैं तो सर दोनों को चाहिए, क्योंकि दोनों में व्हील है, दोनों क्रॉस करता है, दोनों पहली बात मैं आपको बता दूं कि ये ध्यान जरूर रखिएगा कि जो आपसे सवाल कर रहा है उससे पता है, जी। बिल्कुल उन्हें पता है जो आपसे सवाल कर रहा है। तो अगर मुझे यहाँ पे मित्र वाली डिस्कस नहीं हो रही है कि ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, क्या होना उनको क्या एग्जैक्ट हाँ जवाब देना पड़ेगा। हाँ क्या होना चाहिए वो आरडीएसओ ने क्लियर कट पहले ही मेंशन कर दिया है, जीआर में कर दिया है, आईआरएससीएम में कर दिया है, आईआरपीडब्ल्यूएम में कर दिया, आरडीएसओ ने कर दिया। तो एक चीज ध्यान रखना है, जैसे अभी मैंने आपको सवाल किया कि भाई ट्रॉली में पुश ट्रॉली या मोटर ट्रॉली की जब बात आएगी तो किसको डिटेक्ट करेगा किसको नहीं करेगा, आप जैसे ही कहेंगे सर करना दोनों की चाहिए, अगर पीसीएसटी आपके रहे कि नहीं चलो इसको छोड़ देते हैं तो सवाल आगे नहीं बढ़ेगा, तो इसी क्वेश्चन में फिर उलझाते चला जाएगा। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, यानी आपको पता नहीं है तो सीधा कहना है कि सर वो तो हम लोग टेलीकॉम में ट्रॉली मूवमेंट में थे नहीं, तो इसके बारे में बहुत अधिक आइडिया नहीं है, एक लाइन में काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, या मैंने अभी इसका मैनुअल में देखा भी, जो भी हो सिंपल वर्ड कह के निकल जाना है, क्योंकि ना कहना बहुत खराब नहीं है, उलझाना बहुत खराब है। या तो सही कह दीजिए या तो ना कह के निकल जाइए, दूसरा क्वेश्चन आ जाएगा सामने। ठीक है, तो नॉर्मली पुश ट्रॉली को डिटेक्ट नहीं करना है, और मोटर ट्रॉली के बारे में दिया है मे बी डिटेक्टेड और नॉट, वो डिटेक्ट हो भी सकता है या गड़बड़ भी हो सकती है, पुश ट्रॉली को डिटेक्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है, इंजीनियरिंग के पास जो ट्रॉली होती है वो बहुत टाइप की है, पुश ट्रॉली और मोटर ट्रॉली के अलावा मोपेड ट्रॉली है जो अब बहुत कम चलती है, रेल डॉली है, मटेरियल डॉली है, ये सब ट्रॉली में ही गिनती आता है। तो ओनली एक पुश ट्रॉली को छोड़ के बाकी सबको डिटेक्टेड मे बी और मे नॉट अभी ऐसा करके दे दिया है। पहले था डिटेक्ट होना है, एज ए व्हील काउंट होना है, नाउअडेज मे बी मे नॉट करके देता है। मोटर ट्रॉली होगा भी या इसका नहीं? जवाब हम क्या दें? पुश ट्रॉली को को पुश ट्रॉली को सर बिल्कुल डिटेक्ट नहीं करना है एज पर आईआरएससीएम मैनुअल या पीवे मैनुअल, बाकी अदर देन पुश ट्रॉली मे बी डिटेक्टेड और नॉट, मे बी डिटेक्टेड और नॉट। हाँ, यानी फेल भी हो सकता है, डिटेक्ट करके क्लियर भी हो सकती है या फिर उसके जाने के बाद काउंटिंग एरर भी आ सकती है। उसका रीजन है, उसके बाद क्यों, अब यहाँ पे फिर आगे सवाल बढ़ सकता है क्यों। उसका रीजन है कि आपका जो व्हील डिटेक्शन सिस्टम है उसमें जो रेंज है वो 400 mm डाया से अधिक लेके 1600 mm डाया तक, तो पुश ट्रॉली की डाया 400 से कम होती है, और बाकी जो मोटर ट्रॉली या रेल व्हील है उसकी डाया 400 या उससे अधिक हो सकती है। तो कुछ ट्रेन की 1200 mm होता है, कुछ का 1400, कुछ 800, जो भी हो छोटी बड़ी व्हील के हिसाब से। तो जो आपका एक्सल काउंटर या एमएस डिजाइन है एज पर आरडीएसओ स्पेसिफिकेशन, वो 400 mm से 1600 mm तक काउंट करने के लिए है। ठीक है, तो ये एक सवाल यहां से भी वो फिर बढ़ सकते हैं, आपके जवाब पे सवाल निकलता है। ठीक है, चलिए इससे आगे बढ़ते हैं, सिग्नलिंग से एक और सवाल आपको पूछते हैं जो बहुत सिंपल सवाल है, खूब पूछा जाता है, ओवरलैप क्या है, व्हाट इज द ओवरलैप? सिग्नलिंग की सवाल है, अगर ये सब सवाल का जवाब बहुत अधिक यहाँ हम डिस्कस नहीं करेंगे, आप अगर नहीं है तो फिर RS017 तो आप तो कोर्स भी किए थे मुझे लगता है, पीपीटी तो होगा ही, नहीं तो अभी जो ई लाइब्रेरी में चले जाइएगा वहां पीपीटी डाल के रखे हैं।
जी घुस के RS0117 अगर पूरी थ्रोली पढ़ लेते हैं तो सिग्नलिंग के सारे सवाल हैं। RS015 में टेलीकॉम पूरा पीपीटी में तो सब डाल ही दिया ऑलमोस्ट, तो जी बेसिकली आइडिया सबकी लग जाएगी। ठीक है, और नहीं बिल्कुल जो अंधकार में है उसे पास करके निकल जाना। एक सवाल जो अपना नायर भी खूब पूछता है हर एक एग्जाम में, तो इसी में से एक सवाल मैं लेके आता हूं, दैट इज द एस्पेक्ट कंट्रोल। कि अगर किसी गाड़ी को किसी स्टेशन में लूप लाइन से लेके जाना है, आइदर वो रन थ्रू भी हो सकती है लूप लाइन से, या लूप लाइन में जाके स्टार्टर पे खड़ा भी हो, या लूप लाइन से मान के चलिए रन थ्रू लेके जाना है। कोई गाड़ी है किसी स्टेशन में फर्स्ट लूप लाइन से रन थ्रू लेके चला जाना है, तो डिस्टेंट सिग्नल का एस्पेक्ट क्या होगा? रन थ्रू जा रही है सर, हाँ, लूप लाइन से, लूप लाइन से रन थ्रू। फर्स्ट लूप से रन थ्रू लेके जाना है, डिस्टेंट सिग्नल का एस्पेक्ट क्या होगा? इतना सोचने का समय मिलेगा नहीं, वो समझ जाएंगे पढ़ा नहीं है। लूप लाइन से कभी भी कोई गाड़ी जाएगी, रन थ्रू हो स्टॉप हो डबल एलो ही होगा, लूप लाइन में ग्रीन डबल नहीं एलो, होता है, ये ध्यान रखिएगा। लूप लाइन का डबल वर्ड जैसे ही आएगा डबल एलो की बात हो जाएगी, इनर डिस्टेंट डबल एलो, डिस्टेंट डबल एलो, बट ये सब पढ़ लेना। अगले दिन जब हम लोग बैठेंगे तो बहुत सारा जवाब आपकी तरफ से आना चाहिए। ठीक है, किसी स्टेशन पे कोई ट्रेन को हम 15 kmph की स्पीड से अधिक स्पीड में चलाते हैं, यानी कोई स्टेशन पे जो ट्रेन रिसीविंग है उस स्टेशन की स्पीड मोर देन 15 kmph है, तो जो रूट इंडिकेटर लगाएंगे वो कौन से टाइप का रहेगा? होम सिग्नल का रूट इंडिकेटर कौन सा टाइप का रहेगा? इस पे भी ध्यान नहीं दिया है आपने। रूट इंडिकेटर समझ रहे हैं? नहीं समझ रहे हैं? सिग्नल के ऊपर में देखते हैं ना, ऐसे करके बना जी रहता है। वो बना रहता है, हाँ 4-5 ये लगा हाँ, रहता है, 4-5 छोटा बल्ब लगा रहता है, जी उसको जी रूट इंडिकेटर बोलते हैं। वो जी जी वो जान रहे हैं सर। कितने टाइप का होता है वो? नहीं पता है सर भी। वो तो कितने टाइप का होता है नहीं हाँ, पता। नहीं पढ़े हैं आप, सिर्फ एक टाइप देखें आर्म वाला, वही नजर में आ जी रहा आर्म वाला है। देखे हैं सर नॉर्मली वही। 3 टाइप का होता है, स्टेंसिल टाइप, आर्म टाइप, और एक आजकल आता है इंडिकेशन वो लिखा हुआ वाला, मल्टी क्या बोलता है उसका नाम। ठीक है, तो जो भी हो ये भी आपने नहीं पढ़ा है, तो हम चाहेंगे कि अगला दिन जब हम लोग बैठें तो ये सब चीजें पता होना चाहिए। सेमी ऑटोमेटिक सिग्नल, जी सिग्नल मैनुअल है, ऑटोमेटिक है, सेमी ऑटोमेटिक है ना? जी तो सेमी ऑटोमेटिक सिग्नल को ड्राइवर कैसे पहचानेगा, क्या मार्कर रहेगा उसके ऊपर? ऑटोमेटिक में सर अभी तो यार एक ब्लू लाइन से इंडिकेट है ऑटोमेटिक में। ना, गलत बोल। मार्कर रहता है, जैसे सिग्नल का पी मार्कर, सी मार्कर, डी मार्कर, ए मार्कर, बी मार्कर रहता है ना, आईडी मार्कर, वैसे उस मार्कर रहता है। आप नहीं पढ़े तो चलिए, ये क्वेश्चन भी पास हुआ। आज के नजरिए से अगर सिग्नल से सवाल पूछा जाए तो आपका ये सही परफॉर्मेंस नहीं कहा जाएगा। अब हम 2-3 सवाल टेलकम में आ जाते हैं। एक बार सिग्नल पीपीटी हमारा इसका पढ़ लीजिए। सर सेमी ऑटोमेटिक का क्या होगा सर? वो ए मार्कर होती है, बट लीड कंडीशन में अगर जला हुआ है तो ऑटोमेटिक, बंद है तो मैनुअल। सेमी अगर ऑटोमेटिक का मतलब हुआ सम टाइम इट इज मैनुअल, सम टाइम क्या बोलते हैं उसको, ये ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक। तो जो सम टाइम ऑटोमेटिक है वो आपका इस तरह से, ऑटोमेटिक की बारी जब आएगी तो आपका क्या बोलते हैं, ये मार्कर जला जला हुआ रहेगा, लीड जला कंडीशन में तो ए रहेगा, लीड और जब कंडीशन वो में रहेगा। मैनुअल में रहेगा तो बंद रहेगा। हाँ, ठीक है, उसके स्विच स्टेशन मास्टर के वीडियो में या पैनल में दे दी जाती है कि उस सिग्नल को आपको ऑटोमेटिक ट्रीट कराना है या मैनुअल। ठीक है, तो ये तो हुआ आपका सिग्नल का चर्चा। चलिए, सिग्नल में संतुष्ट नहीं है हम, तो टेलीकॉम की तरफ बढ़ते हैं। 1-2 सवाल आपसे। जी अभी एज पर लेटेस्ट गाइडलाइन, जो आरटीएस तो रेलवे बोर्ड की लेटेस्ट गाइडलाइन है, उसमें आपका ओएफसी लेइंग का क्या क्राइटेरिया है? कितने ओएफसी कैसे लेइंग करना है इन ब्लॉक सेक्शन?
अभी तो सर न्यू गाइडलाइंस में 96 अप दोनों साइड से करने का आया है। हाँ ठीक है, तो 96 दोनों साइड से करना है, अच्छा है, आप आंसर सही दिए। बट अब इसमें ये है ना कि हमारे पास जो रेलवे में ओएफसी का क्राइटेरिया है, वो कितने फाइबर का डालना है, कितने, एक केबल में कितने फाइबर हैं? जैसे ये 48 का जी 2 डालना है सर। बिल्कुल, अभी 48 24 फाइबर चलता है पुराने गाइडलाइन में, जी, नए अभी 48 गाइडलाइन का में जी। 48 की फाइबर की हमें ओएफसी डालनी है, और दोनों जी। एंड में दो दो डालना है। 2 डालने। बिल्कुल सही है, तो बिल्कुल ऐसे करेक्ट एकदम जवाब देंगे, या तो पास करके निकलेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। हम एक चीज की बहुत चर्चा करते हैं, अभी जितने डाटा केबल हैं उसमें हम कैट 6 केबल यूज करते हैं। जी कैट 6 समझ ही रहे होंगे, आप टेलीकॉम से हैं। कैट सर। मतलब, कैट मतलब, या कैट का क्या मतलब है? कैट 6 यानी कैट मतलब, चर्चा में बहुत रहता है, रोज तो यही बात करते हैं। जी कैट हेल्प 6 तो रोज बात हेल्पर करता से हूँ लेकर कि है ऑफिसर सर। तक, यहाँ पे कैट क्या है, व्हाट इज द कैट? कुछ नहीं है, देखिए वही है, अगर नहीं पता है तो बड़ा चीज है, कुछ नहीं है। जैसे सिंपली वो किसी चीज को आप डिफरेंट पार्ट में बांटेंगे तो कैटेगरी में बांटे, तो कैटेगरी का ही तो शॉर्ट फॉर्म है कैट, कैटेगरी 6 का कैटेगरी ये का ही है। कैटेगरी 6 टेबल है। जी तो सवाल मेरा 6 ये नहीं था, कैट 5 भी आता है, ये आता कैट है 5 आता है, कैटेगरी। कैट 5 में 2 आता है, 5 और 5A शायद ऐसा है, कैट जी 6 जी। में भी 2 आता है, कैट 7 है। तो सवाल मेरा ये नहीं था, सवाल मेरा इसमें भी ये था, एसटीपी यूटीपी आता है कि कैट 6 में एसटीपी ही सर? यूटीपी इज द डिफरेंट। एसटीपी डिफरेंट। यूटीपी वो है कि जिसमें जहां पे आपका रिपल आने का ज्यादा चांस है, यानी जो एसी इम्यूनिटी में एसी लेकिन आने की चांस है। कैट 6 में ही तो आता है सर ये कैट 6 एसटीपी में ही और आता यूटीपी। है, तो उसके कैट 6 के ये जो कैट 6 ही नहीं, जितने डाटा केबल हैं वो 2 पार्ट के आजकल हो गए हैं। एक जी को बोलते हैं यूटीपी, अनसील्डेड ट्विस्टेड पेयर, और ट्विस्टेड पे एसटीपी सील्डेड ट्विस्टेड सिल्ड पेयर। सील्डेड का मतलब है उसके ऊपर एल्युमिनियम फॉइल की आर्मर है, एल्यूमिनियम फॉइल के यानी आर्मर उसके ऊपर में अगर कोई इंडक्शन आता है तो वो मिनिमाइज करने के लिए आप अर्थ जोड़ सकते हैं उसमें, जी। बस इसके लिए है। बट सवाल मेरा ये नहीं था, सवाल मेरा ये था कि हम कैट 6 केबल अगर यूज करते हैं तो व्हाट इज द कैपेबिलिटी ऑफ मैक्सिमम स्पीड ऑफ डाटा ट्रांसफर, कितना स्पीड मैक्सिमम डाटा ट्रांसफर तक हम कैट 6 यूज करेंगे। कैट 6 केबल जहां यूज करेंगे वहां पे उसकी डाटा ट्रांसफर रेट मैक्सिमम कितनी होगी, नहीं पता, टेलीकॉम की पार्ट है, इसलिए 100 आप, नहीं 100 नहीं नहीं, एमबीपीएस का। नो 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 नो, 100 एमबीपीएस कैट 5 का है, ध्यान रखिएगा, 100 एमबीपीएस कैट 5 का है, कैट 6 10 जीबीपीएस है, 10 जीबीपीएस तक कैट 6 यूज करेंगे, ठीक है, 10 जीबीपीएस हाँ 10 जीबीपीएस, ओके। ऐसे कैट 7 भी जो है वो भी 10 जीबीपीएस ही है, ये भी ध्यान रखेंगे, कैट 6, कैट 6S, कैट 7 तीनों 10 जीबीपीएस ही है। बट ये जो 10 जीबीपीएस है कैट 6, ये 55 मीटर तक चलता है, 55 मीटर रेंज है, 55 मीटर से अगर अधिक दूर तक लेके जाना है तो कैट 7 में जाना पड़ेगा, अप टू 100 मीटर। एज पर आरडीएसओ गाइडलाइन 55 मीटर तक ही कैट 6 आपका 10 जीबीपीएस स्पीड देगा, 10 जीबीपीएस 10 जीबीपीएस। अगर उससे दूर जाना है और 10 जीबीपीएस का रेट आपको यूज करना है तो कैट 7 जाना पड़ेगा, अप टू 100 मीटर। तो आरटीएसएफ नाम हाँ सुने हैं, जी जी। क्या है? एक ज्वाइंटिंग किट है सर क्वाड केबल का। आप पूरा बताइए, हम तो शॉर्ट में बोले ना, जी जी। पूरा नाम इसमें बताइए। है पूछ सकता है, आपका रेगुलर यूज का चीज है, नॉर्मली जी प्रैक्टिकल रेगुलर वाली चीजें ही पूछी जाती हैं। रेनफोर्स्ड थर्मोस्प्रिंग जेली फिल्ड, थर्मोसिंग जेली थर्मोसिंग फिल्ड, ज्वाइंटिंग किट। हाँ जेली फिल्ड, जेली फिल्ड जी। थर्मोसिंक जेली फिल्ड। बट सवाल मेरा ये नहीं था, मेरा हम्म। सवाल था इसका आरडीएसओ स्पेसिफिकेशन क्या है। आरडीएसओ स्पेसिफिकेशन इस सब पढ़ लीजिए। 93 है सर, इसमें आता है। गलत तो नहीं बोल लिखे हैं फिर, 77/2012 है ना, 77 हाँ टीसी 77/2012, जी जी ठीक। शायद यही सही है, याद ठीक है। किए थे सर भुला गया।
नहीं ठीक है, बट अभी याद रखिए आप ये इंटरव्यूज में ये सब पूछा जा सकता है। ये ठीक है। अच्छा। 6 क्वाड केबल में ये अगर उसका नॉर्मली क्या हम ये 6 क्वाड केबल कैसा यूज करते हैं, अनस्क्रीन्ड या स्क्रीन? स्क्रीन है सर ये। स्क्रीन्ड है। जी स्क्रीनिंग फैक्टर कितना है उसका? चलिए नहीं मालूम है। इंडक्शन कितना स्क्रीन पे आता है, इंडक्शन रेट कितना है उसमें? इंडक्शन इंडक्शन इंड्यूस्ड वोल्टेज कितना आता है? 95। सिग्नल का नहीं पूछ रहे हैं, सिग्नल केबल का नहीं पूछ रहे हैं, क्वाड केबल का पूछ रहे हैं, 6 क्वाड। 6 क्वाड का इंडक्शन। आपका टेलीकॉम पोर्शन में अभी हम हैं, जी सिग्नल पोर्शन में 95 और 116 की चर्चा है। चलिए ये भी नहीं, तो थोड़ा आप हमारा पीपीटी टेलीकॉम पोर्शन भी ढंग से देख लीजिए, इंटरव्यू तक जितनी बार देख सकते हैं। आपके सारे सवाल जो भी पूछा जाएगा मुझे लगता है आपको जवाब आते होंगे। और सिग्नल पोर्शन भी देखिए, ठीक है। जी चलिए बाकी आज इस्टेब्लिशमेंट और अदर पार्ट नहीं पूछते हैं, अगले दिन पूछेंगे। अभी दूसरी बुलाते हैं दूसरा पार्ट को। इसके बाद कौन आएंगे? मैडम आएंगे, आपसे फिर अगले दिन बात करेंगे, 4-5 राउंड बात करेंगे, तो जी बहुत सारी चीजें क्लियर होगी। जी सर। ओके मैडम, वेलकम। कुछ बात हम लोग कर लें। आप तो सिग्नल से हैं कि टेलीकॉम से हैं? टेलीकॉम टेलीकॉम। आप भी टेलीकॉम से हैं। मैंने जितने सवाल रमेश जी से टेलीकॉम के पूछे उसमें से सारे आ रहे थे। सर ये जो ओएफसी का पूछा था वो मालूम था सर, आरटीएसएस का मालूम था, कैट 6 का मालूम था। बाकी ये आपने स्क्रीनिंग फैक्टर जो पूछा था सर वो नहीं मालूम था। अभी लास्ट में इंडक्शन पूछा है, इसके बारे में क्या राय है? 6 क्वाड में कितने इंड्यूस्ड आने के चांसेस हैं या कितने आ सकते हैं? सर अभी मेरे को वही मैं वो भी वही ध्यान नहीं, कर रही एज थी, पर मुझे याद आरडीएसओ नहीं आ रहा था। गाइडलाइन नहीं पता है। ठीक हाँ है। सर। इस ध्यान रखेंगे वो 87.5 वोल्ट पर किलोमीटर आता है, जिसमें 90% जो है स्क्रीनिंग फैक्टर है उसका 0.9। तो 0.9 स्क्रीनिंग फैक्टर यानी कि 90% खत्म हो जाती है, 10% बचता है। तो 6 क्वाड केबल में जो इंडक्शन मिलेगा वो 8.7 वोल्ट पर किलोमीटर मिलेगा, ठीक, आफ्टर स्क्रीनिंग। तो पूछा जा सकता है, ध्यान रखेंगे। चलिए एक दो सवाल टेलीकॉम से ही पूछ लेते हैं, फिर चलेंगे सिग्नल की तरफ। ओएफसी लेइंग के प्रैक्टिस तो नजर पड़ा पढ़े होंगे। तो जी सर। ओएफसी लेइंग में जहां पे हम टर्फ यूज करते हैं वहां पे ओएफसी का थेफ्ट ना हो, एंटी थेफ्ट के लिए एक मटेरियल डाला जाता है, उसको क्या बोलते हैं? ब्लैक टाइप का एक मटेरियल डाल दिया जाता है टर्फ के ऊपर में, खास करके ब्रिज उरिज में बहुत डाला जाता है। वो मटेरियल का नाम क्या है? सर नो आइडिया। नहीं पता, चलिए बता दो, बिटुमीन है। वो ब्लैक ओके बिटुमीन जो हाँ है हाँ हाँ, टर्फ बिटुमिन में डालते बिटुमिन है हैं। सर। ठीक है। बट मेरा सवाल ये नहीं था, सवाल ये था जिस समय ओएफसी लेइंग आप कर रहे हैं, ओएफसी के ऊपर जब बिटुमीन डालेंगे तो बिटुमीन को गर्म करके डाला जाता है। तो वो जो ओएफसी आप डाले गर्म करके उसकी टेम्परेचर कितनी होनी चाहिए मैक्सिमम एट द टाइम ऑफ पोरिंग ऑफ बिटुमीन ओवर केबल ओएफसी टर्फ? नो आइडिया। चलिए ध्यान रखिएगा, 140 डिग्री सेंटीग्रेड है, 140 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक नहीं होना है। तो ये ठीक है। सब चीज थोड़ा सा ध्यान रखना है। केबल लाइन के टाइम में ओएफसी या केबल लाइन जब हम करते हैं तो उस समय जो ब्रिक्स का क्लास है, ब्रिक्स का क्लास है, ए क्लास, बी क्लास, सी क्लास। तो जो ब्रिक्स की बात आती है किसके ऊपर ब्रिक्स डालना है, तो वो ब्रिक्स आपका किस क्लास की ब्रिक्स आती है? सर इतना डिटेल में तो मैंने कभी ध्यान नहीं दिया। नहीं ध्यान दिए तो ये अच्छा। आपसे मैंने पहले इंट्रो नहीं पूछा, आप एसएससी टेली? सर मैं एसएससी टेली अभी फॉर लास्ट 6 मंथ्स मैंने डिपो देखना शुरू किया है। ठीक है, तो ओके, तो आप बिफोर दैट
नहीं, nowadays ठीक है, you are posted as a control, as a incharge और एज sectional, ए डिपो इंचार्ज, सर एज एज ए ए डिपो डी इंचार्ज। एज ए डिपो इंचार्ज। तो मैं ये आपके लिए भी कॉमन था मैडम कि आप भी जी सर। कॉन्ट्रैक्ट, टेंडर और वो जो क्वालिटी ऑफ वर्क है इस पे जरूर नजर रखिएगा, पूछा जा सकता है। इंचार्ज को सवाल पूछा जाता है, मुझे पूछा गया था क्योंकि बीगे इंचार्ज था सर मैं। थोड़े इस टाइप के मुझे क्वेश्चन सर प्लीज बता पाएंगे, मतलब कॉन्ट्रैक्ट टेंडर के किस रनिंग जो हमारे यहाँ चल रहे हैं या नहीं इन नहीं, नो जनरल? नो 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 नो, रनिंग से मतलब है इन जनरल सवाल। अब जैसे टेलीकॉम में है, टेलीकॉम में आपको कितने साल में पेंटिंग कराना है, दैट इज द मेंटेनेंस शेड्यूल फॉर कॉन्ट्रैक्ट। आपको एस्टिमेट बनाना है तो एस्टिमेट बनाने के समय ये ध्यान रखना पड़ता है कि इस गियर की पेंटिंग मैंने लास्ट कब कराई थी, फिर कब करना है। आपके पास गियर स्टील गियर है, वुडन गियर है, तो वुडन के इंडोर है, आउटडोर है, तो इसकी एक स्टैंडर्ड शेड्यूल है आपके आईआरटीएम में कि आउटडोर को कितने दिन में पेंट करना है, इंडोर को कितने दिन में करना है, कितने कोट होना है उसके ऊपर पेंटिंग की। तो ये इंचार्ज का एस्टिमेट पार्ट होता है, उनको ये प्रपोजल बनाना पड़ता है कि मेरा टाइम हो गया, ये कराना है। एक दूसरा आपसे पूछा जा सकता है कि एग्जीक्यूशन ऑफ अर्थिंग, अर्थिंग कितने टाइप के हैं, मतलब अर्थ नॉट अर्थ, अर्थ तरीके से बात कर लेते हैं, अर्थिंग कितने टाइप के हैं। तो कन्वेंशनल और मेंटेनेंस मेंटेनेंस फ्री। फ्री, ओके। तो सवाल मेरा ये था कि व्हाट इज द प्रोसीड्यूर ऑफ, अभी आपको भी हर साल आप भी जॉन से बहुत होती होगी कॉन्फ्रेंसिंग, अर्थिंग पे बहुत चर्चा है, जिसमें सबसे पहला सवाल ये है कि हमारे एसएससी जेई को अर्थिंग का प्रॉपर प्रोसीड्यूर आता है या नहीं। आरडीएसओ ने भी गाइडलाइन जारी किया है, 10 पे बहुत मेहनत किया है। 10, यस सर। तो व्हाट इज द प्रोसीड्यूर ऑफ मेंटेनेंस फ्री अर्थिंग एग्जीक्यूशन, मेंटेनेंस फ्री अर्थ एग्जीक्यूशन का प्रॉपर प्रोसीड्यूर क्या है, ये पूछा जा सकता है। मालूम है तो थोड़ा सा बताएंगे। नहीं सर। कन्वेंशनल का बता दीजिए, प्रोसीड्यूर ऑफ कन्वेंशनल एग्जीक्यूशन ऑफ कन्वेंशनल अर्थिंग। मतलब सर उसमें हमारा जो कन्वेंशनल रहता है उसमें जी, हम जो हमारे इसके चारकोल वगैरह वो सारे हम अंदर पूरा वो डालते हैं। और फिर हमारा रॉड रहता है, वो नियर अबाउट 3 फीट कुछ रहता है। ये सेक्शनल थोड़ी बहुत बताएगा क्योंकि वो सिर्फ बाहर कराना है। आप डीपू इंचार्ज है, फर्स्ट पार्ट ये आएगा कि उसमें एक अर्थ कर रहे हैं आप, तो कितने कोल और ये डालेंगे, चारकोल और साल्ट का प्रपोर्शनल, मिक्सचर अच्छा। डालेंगे, पोर्शन कितना डालेंगे, पहला सवाल ये आएगा। दैट इज द टेक्निकल क्वेश्चन। इन जनरल क्वेश्चंस ओके। कि वो सेक्शनल, पहला। दूसरा, आप डीपू इंचार्ज हैं, मटेरियल सप्लाई भी लेती हैं, तो व्हाट इज द टेक्निकल पैरामीटर्स ऑफ इलेक्ट्रोड, जो इलेक्ट्रोड अर्थ है, पाइप है, उसका टेक्निकल पैरामीटर क्या है, कितने लेंथ का होगा, उसकी डाया कितनी होगी, पाइप का थिकनेस कितना होगा, ये आपको पता होना चाहिए। ओके सर। हाँ, ये सवाल पूछेगा। और ये नहीं जी कहेगा सर वो जी एक जी। गड्ढा करते हैं उसमें थोड़ा चीज हाँ, चारकोल साल्ट डालते हैं, तो दैट इज इन जनरल, वो सबको पता है, वो आपके यस हेल्पर को भी पूछेगा सर। तो उसे भी पता है। ठीक है। बताएं। हाँ, वो जो इलेक्ट्रोड है दैट इज 3 मीटर का होगा, जो डाया है वो ऐसे तो 38 से 50 mm का कहता है, बट वो नॉर्मली हम लोग जो सप्लाई लेते हैं 50 mm का होता है। जो इलेक्ट्रोड की पाइप है उसकी जो विड्थ है, पाइप का जो ये विड्थ कहा जाए, विड्थ ही है, थिकनेस है, थिकनेस इज द 3 mm का होना है, 3 mm का थिकनेस होता है। व्हाट इज द हाइट ऑफ द इलेक्ट्रोड ओवर द अर्थ, जहां पे आप अर्थिंग किए तो ग्राउंड लेवल से कितना ऊपर मैक्सिमम रख सकते हैं उस इलेक्ट्रोड को, दैट इज द 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर से ज्यादा ऊंचा नहीं रहना है। तो दैट इज द क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपको पूछेगा। हम्म। ठीक सर। अब यहाँ से, अब अर्थिंग में अगर अर्थिंग पे सवाल करेगा, तब अर्थिंग से अगर यहाँ पे आ गया, अगर आपने कुछ जवाब दे दिया, उन्हें लगा कि अर्थिंग इनको आता है, तो सवाल आगे भी बढ़ सकती है कि व्हाट इज द डाया। आपके पास जो अर्थ से इलेक्ट्रोड से वायर निकलता है उसका मिनिमम डाया कितना होना चाहिए टू कनेक्शन एनी इक्विपमेंट, अर्थ वायर का मिनिमम डाया कितना होना चाहिए।
4 स्क्वायर mm। कोई भी अर्थ वायर 4 स्क्वायर mm से पतला नहीं होना है, ठीक है। इसके बाद सब अगर आप जवाब दिए तो फिर आगे बढ़ सकता है कि एक क्लास प्रोटेक्शन समझती है, कितने क्लास के जो ये एक क्लास प्रोटेक्शन की जो अर्थिंग है उसका जो वायर है वो कितने स्क्वायर mm का यूज करना है। व्हाट इज द डाया ऑफ क्या बोलेंगे उसको, एक क्लास प्रोटेक्शन लाइटनिंग रॉड अर्थ टू वायर। अर्थ। हाँ, जो बिल्डिंग के ऊपर एक क्लास की लाइटनिंग रॉड लगाते हैं वहां से लेके अर्थ तक जो वायर लेके आते हैं, व्हाट इज द डाया, स्टैंडर्ड डाया उसका कितना होना चाहिए। तो तो भी तो ये 4 mm ही रखते हैं ना सर? नहीं 4 mm है। अगर किसी इक्विपमेंट में रूम के अंदर में अगर कोई वायर कनेक्ट कर रहे हैं अर्थिंग के लिए दैट इज 4 mm, बट जो एलपीडी वगैरह से आती है दैट इज 35 स्क्वायर mm। 35 स्क्वायर mm का तार मिनिमम यूज करना है जो ऊपर से लेके आएंगे आप। अब यहां तक अगर आपने जवाब दिया, अगले को लगा कि नहीं आता है, तो फिर अर्थ पे आगे नहीं बढ़ सकता है। देखिए कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं है वहां आपको पूछेगा कि सारा पूछना है। किसी एक या दो टॉपिक पे आपसे बेहतर डिस्कस किया जा सकता है, आइदर सिग्नल या टेलीकॉम, क्योंकि 5, 10, 15 मिनट बहुत होते हैं, इससे ज्यादा इंटरव्यू होती नहीं है। तो अगर आप अर्थिंग पे लगा कि नहीं सही, और अर्थिंग अभी बहुत हॉट आइटम है एसएमटी के लिए एवरी जोन में, उसमें दो चीजें होती है, मीव एंड सीड। व्हाट इज द मीव एंड व्हाट इज द सीड? एनी आइडिया अबाउट मीव एंड सीड? नहीं, नो मीव सर। है मेन इक्विपोटेंशियल अर्थ बस अच्छा, बार, MEB, ओके। MEEB MEB मीव। एंड ओके, जी, दूसरा होता है सीब, SEEB, SEEB सब SEEB, यस। इक्विपोटेंशियल अर्थ बस बार। अब ये दोनों है क्या आखिर? तो मैंने फुल फॉर्म में व्हाट इज दिस, दो क्यों है? सर MEB जो है ये हमारा जो हम बस बार से लेके आए हैं, हमारा जो मेन अर्थ से जो हमने एक्सटेंड किया, द वायर जो है एक्सटेंडेड, वी कनेक्ट टू द MEB, यस, MEB। ओके। एंड देन सर जितने हमारे बस बार आएंगे, वी कनेक्ट टू अ कॉमन, मतलब इक्विपमेंट साइड, वी कनेक्ट टू अ कॉमन बस बार, सब पोटेंशियल बस बार में, दैट इज सी। तो कहीं भी आपने एक अर्थ लगाया, वहां से जो वायर लाया वो जहां कनेक्ट करेंगे वो मील कहलाएगा। कहीं से भी यस मतलब सर, कोई एक इक्विपमेंट जी, आपने VHF यस का सर। अर्थिंग दिया, तो वहां से VHF के लिए जो लाएंगे वो मील कहलाएगा। सर VHF के लिए एक्चुअली इन आवर डिविजन सर वी हैव सेपरेट अर्थ फॉर हाँ, VHF, वी डोंट कनेक्ट इट टू मीब और सीड सर। यस। सबसे पहली बात है मीव एंड सीड का कंसेप्ट है, देयर आर कंसेप्ट ऑफ मीव एंड सीड ओनली वेयर देयर इज ए पेरीमेट्रिक और रिंगर। ओके, यस सर। पेरीमेट्रिक और रिंगर, तब फिर दो नया वर्ड आ गया, व्हाट इज द पेरीमेट्रिक एंड व्हाट इज द रिंग, इसके बारे में आइडिया? Sir, ring earth means if we are having we are having more than one earths, so we connect it in ring, so that जो हमारा हाउ इसका मेनी जो वन? resultant होगा। Okay, more than one earth, but not more than one. There are specific guideline in your 10 how many earth electrodes to be used for a ring earth in a OFC room. There are specific guidelines, not more than one. How many Minimum earth electrodes are used for a ring earth to a OFC room? OFC room के लिए आप कितने रिंग अर्थ यूज करेंगे? तो 4, सॉरी, OFC के रिंग अर्थ बनाने के लिए आप कितने नंबर ऑफ अर्थ इलेक्ट्रोड यूज करेंगे earth मेंटेनेंस फ्री का? electrodes, तो 4 minimum we should have at least 4। और 4 नहीं है, सॉरी, एक बार पढ़ लीजिएगा, मुझे जहां तक ध्यान है 6 है, ठीक है। 4 अर्थ इज फॉर LPD, जो लाइटनिंग प्रोटेक्शन एक क्लास लगा रहे हैं उसके लिए 4 है। हाँ, 6 है फॉर NEB आपका OFC रूम के लिए, और 8 है आपका रिले रूम के लिए, जो EI रूम रिले रूम है। अगर रिंग अर्थ बना रहे हैं तो दे हैव टू स्टैंडर्ड गाइडलाइन, ठीक है। सर बट सर अभी रिसेंटली हमारे यहाँ एक अभी स्टेशन का कमिश्निंग होगा नेक्स्ट वीक, तो जी, वहां पे कंस्ट्रक्शन वालों ने हमें OFC पे जो हमें दिया है OFC के लिए, उसमें सिर्फ 4 अर्थ हैं।
ठीक है, क्या 4 दिया, इलेक्ट्रोड्स है। मैं क्या बता रहा हूँ, क्या दिया ये अलग मैटर है, बट जो आपसे सवाल करेंगे ना वो स्टैंडर्ड, प्रैक्टिकल पे ओके, सवाल रहेगा नहीं, आरडीएसओ की जो गाइडलाइन है आपको वही स्टैंडर्ड्स, जवाब देना हो। बाकी तो ठीक है सर। सेक्शन में कितने गलत हो रहे हैं ये आपको ही पता है, मुझे भी पता है, तो उसको जहां जी गलती जी मिलता है उसको सुधार करवाना पड़ता है। वो गलत होने के दो कारण हैं कि हमारे एग्जीक्यूशन कराने वाले एसएससी को भी पढ़ता कोई नहीं है, तो आइडिया नहीं है कितना लगाना है, मोर देन वन रिंग हो गया, कुछ भी लगा के चला आया। आप बात करेंगे तो आपको कहेगा वैल्यू 1 ओम से नीचे मिला काफी है, बट ऐसा नहीं है, वहां पे जो बातें होगी वो आरडीएसओ के गाइडलाइन के हिसाब से आपको बात करना पड़ेगा। ओके, जी, तो ओके ओके। ये चीजें ध्यान रखना है। तो मैं यहाँ पे अर्थिंग पे था, तो चलिए अर्थिंग पे बहुत सारी बातें हो गई, अगले दिन फिर होगा। फिर मैं किसी दूसरे सवाल पे चलता हूँ, सिग्नल पे आते हैं। आपसे टेलीकॉम पे 2-3 सवाल पूछ लिया। शंट सिग्नल समझते हैं? हाँ सर। व्हाट इज द पर्पस ऑफ शंट सिग्नल? सिग्नल एक्चुअली अभी मेरे को एकदम से वो नहीं कर पा रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं है, आप इससे मैं थोड़ा सा नीचे का सवाल आ जाता हूँ। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सिग्नल इन रेलवे सिग्नल? सर होम, so we are having home signals, दैट इज द then दैट इज द नेम, yes that sir. is the name. Home signal is the name, it is not a type of signal, this is the nomenclature of signal। ठीक है, टाइप ऑफ सिग्नल थोड़ा पढ़ लीजिएगा, RS-17 तो आपने भी Yes sir. पढ़ा है, नहीं तो उसमें आप लोग आप तो लाइब्रेरी में भी डाल दिया या आप लोग को शेयर भी किया हो ग्रुप में स्क्रीनशॉट। तो फिर जवाब हम लोग की अच्छी रहेगी। इसका जब से टाइप्स ऑफ सिग्नल की बात आएगी ना, तो हमारे पास दो ही टाइप का सिग्नल है। कौन कौन? मेन सिग्नल एंड मैं सब्सिडियरी सिग्नल। हाँ, sir. ठीक है, Yes. मेन सिग्नल एंड सब्सिडियरी सिग्नल। अब सब टाइप में आती है। मेन सिग्नल में होम सिग्नल, स्टार्टर सिग्नल, एडवांस स्टार्टर या एलएसएस सिग्नल, डिस्टेंट सिग्नल, दिस इज द मेन सिग्नल। और सब्सिडियरी सिग्नल में कॉलिंग ऑन, शंट सिग्नल। Okay. ये दो सिग्नल सब्सिडियरी हैं, कॉलिंग ऑन एंड शंट। तो ये चीजें जो है, दो चार चीजें थोड़ा सा ध्यान रखने की चीजें हैं। चलिए ये नहीं पता है, आगे सवाल पे बढ़ते हैं। वार्निंग बोर्ड्स में एक वार्निंग बोर्ड्स होती है जिसको बोलते हैं गुड्स वार्निंग बोर्ड, कुछ आइडिया है इसके बारे में? नहीं sir. नहीं आइडिया है, चलिए कोई बात नहीं है, आगे बढ़ेंगे। परमिशिव सिग्नल पता है? तो मैंने पढ़ा है बट वही सर एग्जाम पॉइंट ऑफ सिग्नलिंग व्यू से पढ़ा था सिग्नलिंग अभी। पोर्शन, सिग्नलिंग पोर्शन याद नहीं है, समझ गए। सर वही एक्चुअली सर वही मेरा क्या है, पहले मैं नेटवर्किंग में ही देखती थी टेलीकॉम में, आई वाज नॉट एक्सपोज्ड, अभी सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उस टाइम पढ़ा नहीं था। तो अब थोड़ा ब्रश अप करूंगी तो मेरे को मैं कुछ नहीं, थोड़ा। अभी है मैडम 10-15 दिन है, इस बीच में हम 4-5 दिन तो हम लोग बैठेंगे ही, ज्यादा ही बैठ सकते हैं। तो अभी आप चूंकि सीनियरिटीज में भी हैं, तो थोड़ा सा इंटरव्यू पैनल को लग जाना चाहिए कि हाँ ठीक है, तो थोड़ा सा जी जी सर। अपना जो है थियोरेटिकल ज्यादा नहीं है, एक बार स्लाइड सब पलट के पढ़ लीजिएगा। बहुत स्लाइड में बहुत कुछ लिख दिया हूँ, कम नहीं है। अब जैसे मान लिया जाए एक सिस्टर डिपार्टमेंट आपके साथ इंजीनियरिंग का अगर आ गया, तो इंजीनियरिंग आपसे पॉइंट एंड क्रॉसिंग पे सवाल करेगा, तो पॉइंट एंड क्रॉसिंग के बहुत सारे पार्ट लिख के रखा हूं, तो थोड़ा सा नजर डाल के पढ़ लीजिएगा। चलिए आज और आपसे सवाल नहीं करते हैं, अगले दिन आपसे फिर सवाल करेंगे। एक दो सर दिन बाद फिर अगले दिन मुलाकात होगी, बट अगर समय मिले तो ये हर रोज चलेगा। 5-6 को बुलाएंगे, 10 तो है ही, 5-5 करके बुलाएंगे, 3-4 के साथ बात करेंगे रोज। तो अगर समय मिले तो जरूर आप भी बैकग्राउंड में सुनेंगे, बहुत सारे सवाल का जवाब यहीं पे हल हो जाएगा, आपका मिल जाएगा। चर्चा होते होते इसके बाद किसको सर बुलाएं? सर एक क्वेश्चन मुझे पूछना था सर। जी पूछिए। सर जैसे मैं अभी अभी रिसेंटली बनी हूँ मैं डिपो इंचार्ज है ना सर, बट इससे पहले मैंने जैसे
पैसेंजर एमिनिटीज मैंने करीब 3-4 साल देखा। उसके पहले मैंने नेटवर्क पूरा अपना देखी थी, पीआरएस नेटवर्क पूरा ही अपना जो भी है। तो जैसे अगर पूछते हैं तो अगर, क्योंकि मेरा सेक्शन से एक्सपोजर अभी अभी रिसेंटली हुआ है और तो उतना अच्छे से बिल्कुल मेरे को। बिल्कुल आप एक लाइन में कह देंगे यही जो मुझे आपने कहा। अगर बहुत अधिक वो उधर जाने की कोशिश किए कि बीइंग ए डिपो इंचार्ज का क्वेश्चन पूछने का, जी। तो आप सीधा इस जगह पे डाइवर्ट कर देंगे कि सर मैं पैसेंजर एमिनिटीज में काम की हूँ, नेटवर्किंग में काम की हूँ, आप इधर से सवाल लेके आइए। तो वो ऐसा नहीं है, वो डाइवर्ट हो जाएंगे। वही लेकिन सर, मुझे इसलिए हाँ, थोड़ा लेकिन वो डाउट था क्लियर सर। कट कह देना है कि मैं सर अभी जस्ट डिपो इंचार्ज बना हूँ, यहाँ पे बहुत सीखने की कोशिश कर रहा हूँ इन सब चीजों को। मेरा इधर का अनुभव बहुत अधिक है, या जो बहुत अधिक तो नहीं बट इधर का अनुभव रहा है इतने सालों से। तो वो आपके वो डाइवर्ट होकर आपके ही अनुभव पे सवाल करेंगे। आप जो कहेंगे वहीं से सवाल आएगा ठीक है, ऑलमोस्ट। थैंक यू सर। ओके, इसके बाद हम लोग बात करते हैं, नायर हो गए, सुभाष चंद्र है क्या? जी सर। सर नमस्ते नमस्ते। सर चलिए, आप भी तो सीनियर है लगता है एनईआर में। नहीं, एनआर में है सर, सीनियर हाँ, नहीं है, सीनियरिटी से बहुत नीचे है, 56 पर है नॉर्दर्न तब रेलवे में। तब तो आप लगता है हमारे साथ 30 के लिए प्रयास में जुड़े हैं। चलिए, 30 कुछ जी अनुभव हो जी जाएगा, जी कुछ ज्ञान जी सर। बढ़ेगा। नहीं तो सर फिर तो बढ़िया है, हम लोग चर्चा करेंगे। जी सर, तो अनुभव अनुभव मिलेगा सर, बहुत इसीलिए थोड़ा सा जी, हमने। अनुभव ही काम आता है इन सब चीजों में। जी तो जी सर। हम लोग चर्चा करेंगे कि सर सबसे पहला तो वही रहेगा, आप जैसे ही आएंगे आपसे परिचय पूछा जाएगा, आपकी इंट्रोडक्शन आप बताएंगे। सबसे पहला सवाल तो यही रहेगा। सर मैं सुभाष चंद्र, एज ए जे सिग्नल आगरा एनसीआर में मैंने ज्वाइन किया था सर 2011 में। और जुलाई 2012 से नॉर्दर्न रेलवे लखनऊ डिवीजन में अभी मैं एज एसएससी सिग्नल सेक्शनल काम कर रहा हूँ। और अभी वर्तमान में अयोध्या कैंट मेरा हेडक्वार्टर है, एज ए सेक्शनल में काम कर रहा हूँ। चलिए, अच्छा है। लेकिन सबसे पहला जो मिले थे रमेश जी, उनके समय मैंने बताया था कोशिश करिएगा पूरा बताने का। मैं जेई नहीं, सर जूनियर इंजीनियर सिग्नल था, सीनियर सेक्शन जी इंजीनियर यहाँ पे हूँ, या फिर अभी यहाँ है। अगर कहीं पे आप सेक्शनल रहे थे तो सेक्शनल की बात करेंगे, डिपो इंचार्ज रहे थे तो डिपो इंचार्ज की बात करेंगे। जैसे भी जी मैडम सर। ने कहा कि मैं प्रीवियसली एसएससी टैली तो था, मतलब सीनियर से टैली तो था, लेकिन पैसेंजर एमिनिटीज देखता था या नेटवर्किंग जी देखता था। तो अगर आपका भी कोई पार्ट मजबूत होगा ना, तो उसको उसमें डाल दीजिएगा कि मैं जूनियर इंजीनियर जी सिग्नल था सर, मैं इस सेक्शन में था, वहां एसएस डेक मुझे देखता था, या ये जो भी आपका पार्ट मजबूत हो। कहने का जी मतलब है कि इससे उनको पहली बार में आपसे उधर की सवाल की तरफ डाइवर्ट होंगे। जी ठीक है, ये चीज जरूर ध्यान रखिएगा कि आपका जो पार्ट मजबूत हो आप अपने इंट्रोडक्शन में उसको जरूर डालिए कि जी मैं सर यहाँ ये था और इस प्रकार से था। ठीक है, एक तो चीजें है। सर। ये अच्छा है। दूसरा, आप तो सिग्नल से हैं। जी जी सर। चलिए, सिग्नल से है तो सिग्नल का ज्ञान तो अच्छा ही होगा, और नॉर्मली सिग्नल वाले को भी सिग्नल का ही सवाल पूछा जाता है। टेलीकॉम जी से तभी पूछा जाता है जब उनको लगता है कि इसको भगाना है, लेना वाना है नहीं। तो इन जनरल अब ऐसा सिनेरियो रहा नहीं, तो टेलीकॉम से भी पूछे जाएंगे बट बहुत अधिक नहीं। आपसे सवाल सिग्नल के ही किया जाएगा। टेलीकॉम वाले को सिग्नल का सवाल पूछता है, सिग्नल वाले को तो सिग्नल पूछेगा ही। इसका जो बेस जी रीजन मुझे समझ में यही आता है कि आफ्टर एएसटी, जब आप एएसटी बन जाते हैं तो सिग्नलिंग का रोल अधिक हो जाता है, टेलीकॉम का रोल बहुत जी कम है, बहुत जी कम है। मैक्सिमम रोल सिग्नलिंग का ही है, फेल्योर अटेंड करना या एस्टिमेट में या टेंडर में या फिर मेंटेनेंस में या एग्जीक्यूशन में या प्लानिंग करने में मैक्सिमम रोल सिग्नल का है। तो ऑफिसर्स जी भी चाहते हैं कि हमारे ऑफिसर्स को सिग्नलिंग का ज्ञान कैसा है ये मुझे पता चले। तो सिग्नलिंग सर। पे ज्यादा जोर रहना है, ध्यान भी रखना है। अभी सिग्नलिंग से ही सवाल हम एक दो आपसे शुरू करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। जी जी सबसे पहले तो आईबीएस का कंसेप्ट क्या है, आईबी सिग्नल का कंसेप्ट कुछ बताएंगे? आईवी सिग्नल सर, ब्लॉक लंबे ब्लॉक सेक्शन को अगर हमको दो पार्ट में डिवाइड करना है सर, तो उससे उसको हम आईबी एक आईबी लगा देते हैं दो स्टेशनों के बीच में।
और उसका दो पर्पज है सर, एक तो ब्लॉक सेक्शन लंबा अभी लंबा अभी अगर ब्लॉक अभी सेक्शन। अभी आपको यहाँ रोकेगा। लंबा जी मतलब सर। क्या लंबा? कितना लंबा? सर 10 किलो, कुछ तो 12 किलोमीटर, पैरामीटर होगा। 12 किलोमीटर से लंबा सेक्शन होगा तो सर उसको दो नहीं, पार्टों में। शायद मैं गलत हूं या फिर आपको उल्टा याद है। इसको कंफर्म कर लीजिएगा। 10 किलोमीटर है जो गाइडलाइन है। सेक्शन जी 10 किलोमीटर या उससे अधिक है तो उसको स्प्लिट करना है, 12 नहीं है। जी सर। हाँ, ये ध्यान रखिएगा। मुझे जहां जी तक ध्यान है कि 10 किलोमीटर या उससे बड़ा है तो उसे स्प्लिट करना है। 10 किलोमीटर से छोटे को स्प्लिट ऊपर प्रोविजन में नहीं है, मतलब ना तो नहीं लिखा है, बट जो जी आईबीएस का रेंज है वो 10 किलोमीटर या उससे अधिक है। उसको दो पार्ट में जी डिवाइड करना है। ठीक है। जी तो जी ये सर। लंबा शब्द या छोटा शब्द यूज नहीं करना है। रेलवे में कुछ भी लंबा जी या छोटा नहीं होता। सबके एक जी पर्टिकुलर पैरामीटर हैं, एसओडी हैं। तो जब भी आप जी बात करेंगे उसमें वो पैरामीटर जरूर डाल देना है। ठीक है, जी। ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़िया, आगे बताइए। तो उससे क्या फायदा होता है, कैसे फायदा होता है आईबीएस से? उसे सेक्शन कैपेसिटी हम बढ़ा सकते हैं सर, जो ट्रेन की कैपेसिटी है बढ़ा सकते हैं कि एक ब्लॉक सेक्शन में, अभी हम एक ब्लॉक सेक्शन में एक ही ट्रेन मूव कर पाते थे, अभी एट ए टाइम दो दो ट्रेनें, आई भी अच्छा, एक एडवांस सेक्शन में एक रियर सेक्शन में दो रेड गाड़ी जा सेक्शन सकती में है। बढ़िया है। तो वो जो आईबी है उसका कंट्रोलिंग किसके पास रहेगा? आईबी सेक्शन के कंट्रोलिंग सर वो रियर सेक्शन के पास रहती है, और एडवांस उससे जो एक्सल काउंटर से कंट्रोल होता है सर वो। बिल्कुल, और बहुत रियर अच्छा। सेक्शन, हाँ रियर सेक्शन के कंट्रोलिंग भी एडवांस वो से जो एक्सल काउंटर से रहती है, लेकिन हम एडवांस स्टार्टर को उससे हम कंट्रोल रखते हैं बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो सर। एडवांस स्टेशन का क्या रोल है इसमें? व्हाट इज द रोल ऑफ एडवांस एडवांस स्टेशन इन आईबीएस सिस्टम? एडवांस स्टेशन का रोल है सर लाइन क्लियर। अगर हम आईबी सेक्शन में अगर कोई ट्रेन है तो उसको लोअर करने के लिए जब तक वो परमिशन नहीं देगा, ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट से लाइन क्लियर नहीं मिलेगा, तब तक वो गाड़ी आईबी सिग्नल पार करके नहीं जा सकती है। एक और कोई, बराबर। और कोई रोल? अ, दूसरा सर एक्सल काउंटर कैंसिलेशन में, अगर कोई एक्सल काउंटर फेल हो गया तो उसको कोऑपरेशन से रीसेट करेगा। गुड। पहला है कि जो बाकी ब्लॉक सर। इंस्ट्रूमेंट की कंट्रोलिंग है वो तो है ही। दूसरा जी कि किसी भी एबनॉर्मलिटीज में अगर रीसेट करना है तो जी। जो हमारा एडवांस स्टेशन है उसका परमिशन जरूरी है। परमिशन वही दे। ठीक है। और ओके। आईबी सेक्शन को आईबी सेक्शन को अगर ऑन में पार किया है तो केवन इंडिकेशन आएगा, तो उसको रीसेट करने के लिए दोनों का कोऑपरेशन परमिशन चाहिए। देगा। दैट इज एबनॉर्मल। एनी एबनॉर्मलिटीज जी में फर्दर स्टेशन मतलब एडवांस स्टेशन का परमिशन लेना है। जी ठीक है। जी। अर्थिंग पे तो बहुत सारी बातें हो गई, फिर अगला दिन करेंगे। अर्थिंग इज द बहुत आउटमोस्ट टॉपिक है अभी। दूसरा जो जी टॉपिक है अभी, कवच। कवच एवरीवेयर बहुत ही स्पीडली आ रहा है। तो बीइंग ए सिग्नलिंग आपसे कवच पे भी सवाल पूछा जा सकता है। जी तो बहुत अधिक तो नहीं इन जनरल, क्योंकि भी जानता है कि कवच सबको बहुत अधिक नहीं पता है, बट छोटे मोटे कुछ पूछे जा सकते हैं। जैसे सबसे पहली बात कि अगर किसी सिग्नल को रेड में पास करना है तो व्हाट इज द जी मोड अंडर द कवच? कैसे पास करेगा? कवच का तो सिस्टम ये है कि रेड को पास नहीं होने देना है, लेकिन जी सिग्नल फेल्योर है, गाड़ी तो जाएगी, पास करेगी। तो उसके लिए जी। ड्राइवर के पास क्या फैसिलिटी है? वो रेड सिग्नल को कैसे पास करेगा? पढ़ लीजिएगा। अगर नहीं पढ़े हैं तो एक आध बार कवच जरूर पढ़ लीजिएगा, जैसे हाँ हमारे सर, थोड़ा स्लाइड सा में भी है। मोड मोड में थोड़ा सा कंफ्यूजन है सर, हाँ इसका बस, मतलब इसका रिस्पॉन्सिबल मोड। नहीं 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 और नहीं, तो रेड वो अलग अलग मोड है। बस ये रेड जी पास जी करने जी के लिए दिस इज द ओवरराइड मोड। ओके। जी रेड पास सर। करने के लिए ओवरराइड मोड, तो डिफरेंट टाइप के मोड हैं। तो एक बार मैं कहूं कि पढ़ लीजिएगा, ये इस पे बहुत डेप्थ में नहीं जाएगा, लेकिन पूछा जा जी सकता है, जी क्योंकि बहुत हॉट टॉपिक है अभी के समय के हिसाब से। जी। ठीक है।
दूसरा पार्ट जो सिग्नलिंग के साइड से अभी चल रहा है वो है बहुत सारे डाटा लॉगर्स में लॉजिक्स हैं जो आपको फेल्योर अलार्म के लिए बनाया गया है। तो इस पे भी जी सवाल अगर उनको पता चला कि नहीं इसकी सिग्नलिंग अच्छी है तो पूछता है, जाते नहीं है। तो अभी जैसे आपसे पूछा जाए व्हाट इज द लॉजिक ऑफ पॉइंट फेल्योर, IRSCM में 54-55 लॉजिक दे के रखा है, एवरी अलग अलग जी क्लियर कट लिखा हुआ है। तो ये जी IRSCM की चीजें हैं, मैनुअल का ऑपरेट किसी OEM मैनुअल का नहीं। तो पॉइंट फेल्योर जी का लॉजिक क्या है, कब मैसेज आएगा? पॉइंट फेलोर का सर 120 सेकंड तक अगर पॉइंट हमारा नॉर्मल NWKR और RWKR दोनों पोजीशन में अगर उसको नहीं मिला, इनपुट नहीं मिला, तो फॉल्ट का मैसेज आएगा सर। हाँ, सिंपल लैंग्वेज में NWKR RWKR दोनों अगर 120 सेकंड तक डाउन रहा तो वो जी मैसेज जनरेट करेगा कि भाई पॉइंट जी फेल्योर का, वो मैसेज जी जनरेट कर देगा। ठीक है। सर। और अभी एक चीज की और चर्चा बहुत है, ये सर पॉइंट में QBCA1 रिले का, क्योंकि दैट जी इज द जी न्यू इंट्रोड्यूस्ड रिले। तो QBCA1 जी रिले का आपको पूछा जा सकता है क्योंकि उसके फेल्योर भी बहुत आते हैं। सबसे पहला तो इसका कॉन्टेक्ट कॉन्फ़िगरेशन क्या है QBCA1 रिले का? तो हैवी ड्यूटी फ्रंट होते हैं, 4 बैक होते हैं। सवाल यही पे निकलता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हैवी ड्यूटी फ्रंट? हैवी ड्यूटी कॉन्टैक्ट इसलिए बनाए जाते हैं सर, तो उसी फ्रंट कॉन्टैक्ट से हमारी पॉइंट पॉइंट ऑपरेशन की सप्लाई जाती है, और उसकी कैपेसिटी एज ए 30 एम्पियर कैपेसिटी हाँ डिजाइन किया जाता है। हाँ, दैट इज द मीनिंग। व्हाट इज द मीनिंग? तो मीनिंग ये है कि हैवी ड्यूटी मतलब इन जनरल नॉर्मल कॉन्टैक्ट कैरिंग कैपेसिटी 1 to 2 amps एंड दिस इज द हैवी ड्यूटी कॉन्टैक्ट, यानी maximum capacity of current carrying by the front contact is the 30 amps। तो 30 जी amps यानी हैवी ड्यूटी। ठीक है, तो ये जी सिंपल बताना है कि इसकी जो फ्रंट कॉन्टैक्ट है उसकी करंट कैरिंग कैपेसिटी 30 एम्पियर है, इसलिए ये हैवी ड्यूटी फ्रंट हैवी ड्यूटी कॉन्टैक्ट है। ठीक है। तो जी जी इसके पहले जब ये नहीं था तो क्या यूज करते थे हम? उसमें पॉइंट ग्रुप हम यूज करते थे, कहीं पॉइंट कहीं सर ग्रुप। वो सीमेंस का पॉइंट ग्रुप था, जी। कहीं कहीं तो बम्बार्डियर का उसका था। उसका हैवी ड्यूटी का कितना था कैपेसिटी? उसमें WCR रिले हम बनाते थे सर, उसका 10 एम्पियर हाँ, कैपेसिटी सर बस 10 था। एम्पियर था उसका जो ये था हैवी ड्यूटी कॉन्टैक्ट था, वो 10 एम्पियर था। तो सिग्नलिंग जी पोर्शन, क्योंकि आप सिग्नल से हैं तो सिग्नलिंग पोर्शन में आप जो भी जवाब देंगे दैट इज परफेक्ट, और ऑलमोस्ट आपके जवाब सारे सही है। थोड़े बहुत प्रैक्टिकल टाइप के हैं, तो इसको थोड़ा सा बुक के लैंग्वेज में ले आना है, और जी जी विशेष विशेष कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर इसको आप बुक के लैंग्वेज में जवाब दे देंगे तो अगला जो है वो इतना समझ जाएगा कि नहीं ये बिल्कुल सही है। एक आध सवाल ऑपरेटिंग के तरफ से, अ, अगर कोई LC गेट होम इज इन ऑन कंडीशन, व्हाट इज द प्रोसीड्यूर टू पास ए गेट स्टॉप सिग्नल एट ऑन? गेट स्टॉप सिग्नल को ऑन में पास करने का प्रोसीड्यूर क्या है? नाइट में सर 1 मिनट, दिन में 1 मिनट और नाइट में 2 मिनट से रुक करके ड्राइवर जाएगा और गेट के नज़दीक पहुंच करके और गेट को बंद करना इंश्योर करेगा। गेट में अगर बंद नहीं है तो उसको बंद करवाएगा, फिर आगे बढ़ेगा और बिल्कुल। पहुंच करके अगले स्टेशन, जो अगले स्टेशन को सूचित करेगा गेट इस पोजीशन में मिला है। बहुत बहुत बढ़िया, लेकिन इसमें एक चीज थोड़ा सा छोड़ दी है आप। गेट वो बंद ही नहीं करवाएगा, जब वो उस पार चला जाएगा तो अगेन गेट को जी ओपन जी इंश्योर जी करेगा। उसका हाँ जी गार्ड जी या छोड़िए असिस्टेंट ड्राइवर छोड़िए। गेट को ओपन करेगा, फिर वो जाके अगले जी स्टेशन में इसको इन्फॉर्म करेगा। हाँ जी ओके। जी ओके, बहुत सर। बढ़िया। और अगर IB को ऑन में पार करना है तो?
आईबी को ऑन पर करना सर 5 मिनट तक वेट करेगा, और उसके बाद एसपीटी जो सिग्नल पोस्ट टेलीफोन है उससे बात करेगा। अगर बात नहीं होती है तो वो एक 15 kmph स्पीड से वो जाएगा। 8 8 kmph नाइट, अगर उसको विजिबिलिटी क्लियर नहीं है तो 8 kmph, अगर विजिबिलिटी क्लियर है तो 15 kmph से जाएगा और cautiously पूर्वक जाएगा। और आगे जा करके होम अगला पर अगला अगला सिग्नल जैसा मिलेगा वैसा वो जैसा है उसका करेगा, पालन और करेगा। अगले स्टेशन को इन्फॉर्म भी करेगा। जी जी जी। ये तो भी, बट यहाँ पे थोड़ा सा मुझे लगता है एक बार देख लीजिएगा, ये 5 मिनट रुक के एसपीटी पे वेट बात करेगा या फिर आईबी के पास खड़ा होके एसपीटी पे बात करेगा। अगर थोड़ा सा बात वेट तो करता है सर। नहीं नहीं, अगर बात हो जाती है जी आइदर, तो फिर जैसा उसको डायरेक्शन दिया जाएगा वो वैसा करेगा। जी। अगर हाँ बात ठीक है ठीक है। नहीं होती है तो जी पांच जी सर। मिनट वेट करेगा, और जी 5 मिनट वेट के बाद फिर वो जो आपने बताया कि विजिबिलिटी क्लियर है तो 15 के स्पीड से, और विजिबिलिटी क्लियर जी। नहीं है तो 8 8 के स्पीड kmph। से वो अगले स्टेशन की तरफ मूव करेगा। दैट जी इज जी ओके। बट यहाँ पे वो पॉइंट थोड़ा सा, क्योंकि वो हायर जी अथॉरिटी जो भी आपके सामने रहेंगे उन्हें सब पता रहता है, तो वो यही वो वाला जी पॉइंट पे आपको फिर रोक लेंगे। ऐसे जी गुड, गड़बड़ नहीं है। चलिए, अच्छा है, आपसे और सिग्नल का सवाल नहीं करते हैं आज, टेलीकॉम का थोड़ा सा एक दो कर लेते हैं, फिर अगले दिन और सवाल करेंगे। पीडीएच समझते हैं? पीडीएच सर। हाँ, पीडीएच। पीडीएच क्लियर नहीं है सर। नहीं, चलिए, पीडीएच एसडीएच डिजिट क्लियर बहुत नहीं है। चलिए, इतना इधर उतना उस लैंग्वेज पे नहीं जाते हैं। नॉर्मली जो अभी बहुत अधिक यूज है दैट इज द डाटा नेटवर्क। टेलीकॉम में आपसे जी सवाल हम डाटा नेटवर्क पे करते हैं। डाटा नेटवर्क दो टाइप, डाटा नेटवर्क कितने टाइप का है अभी इंडियन रेलवे में जो यूज करती है? डेटा नेटवर्क सर, एक तो फाइबर फाइबर बेस नहीं, पर है, एक वो एयर वो बेस वो पर है। वो मीडिया है। गलत वे में नहीं जाना। जैसे आपको पूछेगा डाटा नेटवर्क में कितने टाइप का नेटवर्क है, तो ध्यान रखिएगा दो ही नेटवर्क पे पूरी दुनिया चलती है, नॉट रेलवे। एक आईपी नेटवर्क है, दूसरा नॉन आईपी नेटवर्क है। यानी एक जी नेटवर्क है जो विदाउट आईपी बेस्ड है, और दूसरा जी आईपी बेस्ड है। एक में आपको एक नेट डाटा से दूसरे डाटा को पहुंचाने के लिए आईपी एड्रेस डालना पड़ता है, और दूसरा है जी कि कोई आईपी एड्रेस की जरूरत नहीं है, वो डायरेक्ट कनेक्टिविटी हो जाती है। दैट इज द नॉन आईपी एड्रेस। ठीक है, जैसे आपका जी एक्सेल काउंटर है ना, एक जी स्टेशन ए में लगा हुआ है, दूसरा स्टेशन बी में है। एक स्टेशन जी का मॉडेम से डाटा दूसरे स्टेशन के मॉडेम में जा रहा है ना। जी आप कोई जी जी। आईपी डालते हैं क्या? कोई आईपी नहीं है। नहीं नहीं बेटा। तो दैट इज द नॉन आईपी बेस्ड डाटा। तो लो इसकी जी अलग स्पीड होती है। और अभी आप सीमेंस के एमएस डैक में चले जाइए, तो सीमेंस का जी अगर एमएस डैक आप ऑटो सेक्शन वगैरह में लगाए हैं, तो उसका एक मॉडेम या एक मिलीमीटर दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए आईपी डालना पड़ता है, एक एड्रेस डालना जी पड़ता है। जी तो वो जी जी एड्रेस वो हाई स्पीड बन जाती है, वो उसी के साथ जी डेडिकेटेड स्पीड से काम करेगा। तो दिस इज द जी आईपी एड्रेस। अभी हम रेल नेट में आपसे बात कर रहे हैं, हमारी कुछ आईपी है, और आप जो बात जी कर रहे हैं आपका भी कुछ आईपी होगा। अगर आपके आईएसपी प्रोवाइडर मोबाइल पे रहेंगे तो आपका प्रोवाइडर का है, और अगर घर में जी कंप्यूटर पे नेट लगाए होंगे तो उस नेट से बात हो रही होगी। तो ये जी आईपी नेटवर्क है। तो नॉर्मली डाटा नेटवर्क दो टाइप के हैं, एक नॉन आईपी नेटवर्क और आईपी नेटवर्क। चलिए, ये तो जी मैंने बता दिया। सवाल मेरा ये था कि स्पीड कितनी होती है रेलवे में जो यूज होती है नॉन आईपी नेटवर्क और आईपी नेटवर्क का फॉर डिपार्टमेंटल पर्पस, डाटा नेटवर्क में कंफर्म नहीं। नहीं है। तो टेलीकॉम में ये सब छोटी छोटी चीजें पढ़ लीजिएगा, बड़ा नहीं पूछेगा। डाटा नेटवर्क तो जरूर पढ़ लीजिएगा। नॉन आईपी जी नेटवर्क की स्पीड 64 केबीपीएस है जो आपका, और बाकी जो अभी हम आईपी बेस्ड डाटा लेके जा रहे हैं, आप देखेंगे आपका भी सिग्नलिंग में डाटा लॉगर वगैरह में सब इवन पोर्ट लगा रहा है। ऑल इवन जी पोर्ट इज स्पीड ऑफ 2 एमबीपीएस। तो वो जी आईपी बेस्ड डाटा हो जाती है, उसकी स्पीड 2 एमबीपीएस है। ठीक है। जी जी रेलवे का डाटा, रेलवे का जो ये है डाटा नेटवर्क है, इसका प्रोवाइडर कौन है? हु इज द प्रोवाइडर, मैनेज करने वाला?
रेलटेल है। हाँ रेलटेल, उसको रेलटेल नहीं बोलिएगा, बताने का है दैट इज द RCIL, जी रेलटेल RCIL। कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। रेलटेल जी RCIL उसकी पूरी कंपनी का पहला छोटा सा नाम है, जिसको हम लोग पूरा जी नाम समझ लेते हैं। वो RCIL है, रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ओके, जी चलिए, जी। आपका बहुत अच्छा है सिग्नलिंग में। टेलीकॉम में थोड़ा सा पढ़िए, फिर अगले क्लास में हम लोग और आगे बात करेंगे। अभी एक जी दो और ले लेते हैं थोड़ा सा। सर। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, अच्छा ओके लगा। सर। इसके बाद अभी लाइन में और कौन है? एन मधु मैडम है क्या? एन मधु नहीं है। और कौन है? सुभाष जी हो गए, देविंदर जी हैं क्या? हेलो, रमेश जी तो हो गए, एन मधु ने, और अंकित जी को मैंने रखा था, और अनिल कुमार, ये दोनों है क्या कोई? चलिए, कोई इसमें छूट रहे हैं, कोई है जो जिनसे बात नहीं हुई आज हमारा? कौन कौन है? और सर एन मधु जी दिख तो रहे हैं सर। मैं दिख रहे, सो गई होंगी, लेट हो गया ना, टाइमिंग बहुत गड़बड़ है। ऑन तो होगा बट सो गए होंगे। कोई है जो जगे हुए हैं जिससे हम लोग चर्चा कर सके? समय तो अधिक हो गया, हमने लंबी लंबी चर्चा सर भी एक कर ली, 11:30 बज गया जी। सर टाइम थोड़ा 9 o'clock से नहीं हो सकता? कोशिश कोशिश करेंगे, आज पहला दिन था, ठीक है, कोशिश करेंगे 9 से 11 में ही निपट लें। एक्चुअली समय लेट हो जाती है आते, बट कोशिश करेंगे कि 9 या 9:30 से शुरू कर दें, हो जाएगा। तो लगता है कि अभी आज और कोई है नहीं, सब सो गए, तो आज स्टॉप करते हैं, क्योंकि सब तो वर्किंग है ना, दिन भर काम करके आने के बाद थक तो जाते ही हैं। सर जी, अच्छा थोड़ा अशोक जी, मीब और शिव के बारे में थोड़ा बता दीजिए थोड़ा। मीब और सीब के बारे में बता दें। देखिए, हम अर्थिंग पेरीमीट्रिक करते हैं और रिंग अर्थ करते हैं, जहां भी बिल्डिंग के आसपास कर रहे हैं। तो पेरीमीट्रिक अर्थ वो है जो बिल्डिंग के चारों तरफ आप लगा रहे हैं, और रिंग अर्थ वो है जो बिल्डिंग के पीछे आप ग्रुप में बना रहे हैं। एक क्लास के लिए 4, OFC के लिए 6, रिले रूम के लिए 8। अब 8 से जो है अंदर जो वायर लाइएगा, किसी एक से लाइएगा, दैट इज द मेन अर्थ। उस मेन अर्थ से जो आप वायर अंदर लाइएगा, उसका भी क्राइटेरिया दे दिया है 10 में कि 4x35 स्क्वायर लाइएगा, या 3x25, ऐसे करके अलग अलग है। तो उस कंडीशंस में वो जहां पे आके कनेक्ट होगा, उसका भी पोजीशन दे के रखा है कि वो कनेक्ट होगा आईपीएस रूम में। अगर सिग्नलिंग की बात करें तो आईपीएस रूम में कनेक्ट होगा। ओएफसी रूम की भी बात करें तो जो चार्जर बैटरी रूम है वहां, मतलब चार्जर रूम उनकी है, पावर रूम, वहां आएगा। वहां पे आप उसको कनेक्ट करेंगे विथ वो जो 25 mm विड्थ, और वो 6 mm विड्थ और 25 mm की चौड़ाई वाली जो आपका बस है, उस बस बार में कनेक्ट करेंगे उन सारे को। तो ये जो मेन वायर आया बाहर के अर्थिंग से, इसको बोलेंगे मीब, मेन इक्वी पोटेंशियल अर्थ बस बार। इक्वी पोटेंशियल हुआ बाहर में जो सारे अर्थ को आपने पैरेलल करके इक्वी पोटेंशियल बनाया है, ये हो गया मीब। अब क्या है, अब इसके बाद आपके रूम के अंदर एक गियर है या मोर देन 1 गियर है, एक रूम से दूसरे तीसरे रूम में भी है। तो इसके लिए फिर 2 प्रोसीड्यूर बताया कि आइदर कम गियर है, 1 या 2 है, तो आप उस गियर के बगल में ये मीब से एक और फिर कॉपर प्लेट, जिसको बोलता है रिंग कंडक्टर, वो 2.5 mm थिकनेस और 25 mm विड्थ की होती है, लेके चले जाइए। और उस, या फिर 25 स्क्वायर की जो वायर है उसमें लेके चले जाइए, और जहां पे इक्विपमेंट है, चार्जर है, आईपीएस का है, जो भी हो, यूएफएसबीआई है, वहां पे फिर एक लगाइए 25x6 का वो बॉन्ड, जिसको बोलिएगा सीब, सब इक्विपोटेंशियल बस बार। और फिर वहां से आप मिनिमम 16 या 10 स्क्वायर के वायर से अपने इक्विपमेंट को कनेक्ट करिएगा। तो ये हो गई सीब का कंसेप्ट। अब अगर आपका रिले रूम है,
तो रिले रूम में बहुत सारे इक्विपमेंट है, रिले रैक है, यूएफएसबीआई है, ईआई है। तो हर एक इक्विपमेंट के लिए एक एक सीब तो आप लगाइएगा नहीं, एक सीब लगाइएगा तो सब जगह फिर तार पूरा रूम में वायर वायर ही आ जाएगा, जबकि अर्थिंग की वायर मिनिमम लेंथ की होनी चाहिए, छोटी से छोटी होती है। तो आया कंसेप्ट बीआरसी, दैट इज द बॉन्डिंग रिंग कंडक्टर। आप मीब के पास से फिर वो 2.5 mm थिकनेस एंड 25 mm विड्थ का एक कॉपर प्लेट को पूरे रूम के अंदर, दीवार के अंदर, ग्राउंड से मिनिमम 0.5 मीटर ऊपर, ग्राउंड से मिनिमम 0.5 मीटर ऊपर या टॉप से 0.5 मीटर नीचे पूरे रूम में दीवार में दौड़ाइए, मतलब उसको बिलिए, दैट इज द पेरीमीट्रिक अंदर में हो गया, और दीवार में घुमा दिए चारों तरफ, इसका नाम हो गया बीआरसी, बॉन्डिंग रिंग कंडक्टर। अब ये कंडक्टर पूरे रूम में बीआरसी चारों, का डायमेंशन बताएंगे? वही 2.5 का थिकनेस है और 25 की विड्थ है, कॉपर कंडक्टर अगर यूज कर रहे हैं तो, ठीक है, और कॉपर ही यूज होती है। तो उसको फिर जहां जहां भी आपका इक्विपमेंट है, इक्विपमेंट के जस्ट बगल में जहां बीआरसी गुजरी है उससे मिनिमम 10 स्क्वायर mm के वायर से कनेक्ट कर देना है। तो दैट इज द कंसेप्ट ऑफ मीब, सीब एंड बीआरसी। ओके, कुछ सवाल इस पे आप ये जो लोगों का? सर ये बीआरसी ओएफसी रूम में तो अभी मतलब ऐसा उसमें गाइडलाइंस में ऐसा कंपल्सरी नहीं, नहीं है ओएफसी ना? रूम में गाइडलाइन में तो नहीं है। उसका रीजन ये है कि ओएफसी रूम में नंबर ऑफ इक्विपमेंट सिंगल या डबल है, एक या दो है, उससे अधिक 19 यू रैक या 6 यू रैक उसके अलावा है नहीं। तो ओएफसी रूम में सीब का कंसेप्ट है कि आप वहां पे अपने चार्जर रूम में मीब लाए और वहां से एक 25 स्क्वायर mm का वायर लेके गए दूसरे रूम में, वहां एक सीब लगा दिए और सीब से निकाल के आप 19 यू रैक, 6 यू रैक जो भी एक दो है उसको कनेक्ट कर दिए। ओएफसी रूम में बीआरसी का कंसेप्ट का मैंडेटरी नहीं है, लेकिन रिले रूम में है, अभी सब जगह बीआरसी लगा। आपका ओएफसी रूम अगर सेम बिल्डिंग में बना रहा है अभी इन कनेक्शन विथ रिले रूम, तो वहां भी बीआरसी को कम्युनिकेट करा दे रहा है, तो उसके अंदर भी बीआरसी मूव करेगा। इक्को पोटेंशियल चूंकि सबका सेम है। ओके, और सर एक क्वेश्चन और सर। जी, सर जैसे सिग्नल वालों की अर्थ अर्थ अलग उन लोगों ने बना के रखा है ना? और टेलीकॉम अर्थ अलग होते हैं नॉर्मली, बट अभी ऐसा है जैसे हम लोग को भी इंस्ट्रक्शंस मिल रहे हैं कि हमें सिग्नल पैरेलल वालों करना के है। अर्थ के साथ। जी जी हाँ, जी सर। एक्चुअली क्या है कि अभी तो जो वो क्या आरडीएसओ ने, हाँ, आरडीएसओ ने जो गाइडलाइन दिया 10 में 3.1 में, उन्होंने क्लियर कट लिखा कि अदर देन इलेक्ट्रिकल एंड ब्लॉक, जो इलेक्ट्रिकल अर्थ है और अगर कोई ब्लॉक अर्थ है, क्योंकि अर्थिंग दो टाइप की होती है, एक प्रोटेक्टिव अर्थ, एक सर्किटरी अर्थ। सर्किटरी अर्थ सिंगल है जो डीएलबीआई सर्किट में यूज होता है। अदर देन सर्किटरी अर्थ बाकी सब आपके ब्लॉक अर्थ है, सॉरी ब्लॉक अर्थ, बाकी सब प्रोटेक्टिव अर्थ है, चाहे ओएफसी रूम का हो, ईआई रूम का हो, इंक्लूडिंग ए क्लास। बट ए क्लास में हाई लाइटनिंग आती है तो उसके लिए वहां पे एक स्पार्क गैप SGI लगाने का, आईएसजी लगाने का दिया। वो एक इंसुलेटेड स्पार्क गैप कि भाई अगर किसी कारण से एक क्लास की उसके अंदर जाए तो वो रिटर्न होके इधर ना आए। उसके अलावा जितने भी अर्थ हैं, ओएफसी रूम के अर्थ है, रिले रूम के अर्थ हैं, आईपीएस के आसपास जितने भी अर्थ है, सबको आपस में पैरेलल करना है। व्हाट इज द रीजन? क्योंकि आप जो अर्थ अभी कनेक्ट कर रहे हैं अपने गियर से, उसका नाम है इक्वी पोटेंशियल। और कोई भी अर्थ इक्वी पोटेंशियल तब है जो अपने आसपास के सारे ग्राउंड अर्थ के साथ पैरेलली कनेक्ट है, यानी सबका वैल्यू सेम है। अगर नहीं करेंगे तो ओएफसी वाले का वैल्यू 0.7 ओम हो जाएगा और रिले रूम की वैल्यू 1.5 ओम होगा, और इसके कारण इक्वी पोटेंशियल नहीं बन पाएगा। So that is the latest guideline कि other than block and electric earth, all the earth to be parallel. If whenever be parallel to the A class earth, then ISG to be used. ठीक है? जी सर, ठीक। और कोई क्वेश्चन किन्हीं का? चलिए, अगर नहीं है तो फिर कल रात में सर कोशिश ये जो कर। जी,
सर आपने अभी जैसे ये नीब और सीप का बताया है, तो सर कुछ इस टाइप से आपके पास डायग्राम होगा क्या जिसमें हाँ, तो वो उसमें 10 पलटिए अच्छा ना एक 10 का ही बार। रेफर। हाँ, ठीक 10 है 10 में है तो नीब और ठीक है सीप का ठीक जो भी डायमेंशन वगैरह सब 10 में है। एक बार 10 को पलट के देखें, अगर आपके पास नहीं है तो मेरा ई लाइब्रेरी में अपलोड करके रखा हूँ। कोशिश कर रहा हूँ जितने आप डॉक्यूमेंट्स आएंगे, हमारे भी कंप्यूटर में बहुत है, मुझे भी नहीं पता कहाँ कहाँ फाइल में है। ढूंढ ढूंढ के जैसे जैसे समय मिलता है सीधे के एक जगह फाइल बना के ई लाइब्रेरी में डाल देंगे, तो सबको फायदा होगा। तो 10 में सारे डायग्राम और उसके जो पैरामीटर्स है आरडीएसओ ने बहुत आसानी से दे के रखा है। तो एक बार पढ़ लेंगे तो आसान हो जाएगी। ठीक है, बाकी चर्चा हम लोग कर लेंगे। ओके, कल संडे है, कल कोशिश करेंगे जल्दी ही आए 9 बजे तक। थोड़ा अधिक चर्चा कर लेंगे सबके साथ। बाकी शुभ रात्रि। और कोशिश करना है कि थोड़ा सा हमारे पीपीटी को या आपके पास जो बुक्स है पीडीएफ है थोड़ा पढ़ लीजिएगा इंटरव्यू तक। तो आपके जो जवाब होंगे बिल्कुल थ्योरेटिकल होंगे विथ मिक्स प्रैक्टिकल, तो बहुत बेहतरीन परिणाम उसका आएगा। ओके, और कुछ सुधार, क्योंकि आप लोग भी बहुत सारे इंटरव्यूज देते रहते होंगे, अपने परीक्षा के दौरान दिए होंगे, तो हमारे तरफ से अगर कुछ इसमें और इम्प्रूवमेंट हो सकता है, सुधार आ सकता है, क्योंकि मैं जो कर रहा हूँ ये मेरी पर्सनल अपनी एक्टिविटीज और सोच है, लेकिन आप लोगों का भी थोड़ा उधर से मिक्सअप होगा तो थोड़ा सा और अधिक इम्प्रूव आ सकता है। तो एनी फीडबैक विदाउट एनी हेजिटेशन ग्रुप में जरूर लिखिएगा, बताइएगा कि क्या हम सेशन के दौरान में और थोड़ा सा सुधार कर सकते हैं, या किस टाइप की सवालें लेके आप लोग के लिए आ सकते हैं। ओके, तो आज के लिए सबको शुभ रात्रि। मिलते हैं फिर कल 9 9:30 गुड तक नाइट। ही। ओके, शुभ रात्रि। गुड नाइट गुड सर। नाइट गुड सर। नाइट सर। सबको गुड नाइट, शुभ रात्रि।